हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी एईडीओ का जो पेपर हुआ है, आप इसको बीपीएससी एईडीओ नाम मत दीजिए, आप इसे जो है कि यूपीएससी सिविल सर्विस का एग्जामिनेशन मान लीजिए। जो जीएस का पेपर हुआ है, एकदम उससे थोड़ा भी कम और बेस नहीं, एकदम उसी लेवल का जो है कि आपसे प्रश्न पूछे गए हैं। और इस पेपर को आप काफ़ी डिफिकल्ट मान सकते हैं। अगर बीपीएससी एईडीओ के माइंडसेट से अगर पेपर के अंदर जाकर बैठेंगे और सोचेंगे कि ठीक है, बीपीएससी एईडीओ की तो बात है, बस असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर बनना है, तो भाई आप है ना, नहीं होता है कि गच्छे में पकड़े जाएंगे तो पकड़ा जाएंगे। ठीक है, एक टीचर के माइंडसेट से देखें तो ये पेपर काफ़ी माइंड ब्लोइंग पेपर है, लेकिन स्टूडेंट के माइंडसेट से अगर देखें तो ये पेपर काफ़ी जो है कि लेंदी पेपर है। इस पेपर की एनालिसिस हमने किया है। ठीक है, और आप कमेंट, अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो आप कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं। कुछ थोड़ी बहुत अगर एरर होगी तो आप उसे हाईलाइट जरूर कमेंट सेक्शन में करिएगा, और आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। और यदि आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो जरूर इस वीडियो को देखिएगा, एकदम उसी पर बेस्ड एकदम थीम पर प्रश्न है। ठीक है, इसीलिए कहा भी जा रहा है कि अगर आप बीपीएससी एईडीओ के 17 तारीख का पेपर देना चाहते हैं, अगर उसके आगे पेपर देना चाहते हैं 20 तारीख वाला, तो आप थोड़ा सिविल सर्विस के जो है पेपर उसको देख के जरूर जाइए। ठीक है, क्योंकि उसी पर बेस्ड आ रहे हैं प्रश्न। ठीक है, चलिए तो शुरू कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि हड़प्पा वासियों की दफनाने की प्रथाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। आपके सामने 3 कथन दिए गए हैं, आपको सही बताना है। पहला कथन कह रहा है कि हड़प्पा वासी 3 प्रकार की दफनाने की प्रथा का पालन करते थे: पूर्ण दफनाना, आंशिक दफनाना और दाह दफनाना। दूसरा कथन है, वे मृतकों को उत्तर दक्षिण दिशा में रखते थे। अक्सर उनके साथ मिट्टी के बर्तन और औजार जैसे कब्र के सामान भी रखे जाते थे। तीसरा में है, लोथल जैसे हड़प्पा स्थलों पर संयुक्त दफनाने के स्थल पाए गए हैं। आपके सामने सही जो बताने उसमें से है केवल 2 और 3, बी में है 1, 2 और 3, सी में है केवल 1 और 2, और डी में है केवल 1 और 3। तो हड़प्पा वासियों के अगर दफनाने की प्रथा के बारे में अगर हम बात करें, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग हैं, उसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है कि दफनाने की प्रथा में ये तीनों प्रथाओं को फॉलो करते थे। जिसमें पूर्ण दफनाता था, जिसमें कि मिट्टी खोद कर और उसमें जो है कि लाश को मिट्टी से ढक दिया जाता था। आंशिक दफनाने का मतलब है कि लाश को ऐसे ही खाली स्थानों पर रख देना होता था, और उसके बाद से जो गिद्ध चाहे अन्य प्रकार के जो जीव थे वो लाश को खा जाते थे, और फिर उनके हड्डियों को इकट्ठा किया जाता था। दाह दफनाने का मतलब ये है कि उनको जलाकर और उनके जो है कि बोन्स को इकट्ठा किया जाता था। तो ये तीनों प्रकार की दफनाने की प्रथा पालन होती थी। और ये भी बात सही है कि वो मृतकों को उत्तर दक्षिण दिशा में रखते थे, और साथ में जो है कि मिट्टी के कुछ बर्तन और औजार भी कब्र में रखा जाता था। लोथल, जो कि आपको गुजरात में देखने को मिलेगा, ये साइट हड़प्पा स्थल में। तो यहाँ पर संयुक्त दफनाने का स्थल भी पाए गए हैं। यहाँ पर जो है कि पति पत्नी टाइप का आप कह सकते हैं, या 2 लोगों को एक साथ दफनाने के बहुत सारे जो है कि आपको स्थल पाए गए हैं। तो ये तीनों जो है कि सही हैं, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, 1, 2 और 3, क्योंकि हमसे सही पूछा जा रहा था। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि किसान नेता सहजानंद सरस्वती का संबंध किससे नहीं था। ध्यान देंगे, जब भी एग्जाम में हॉल में आप क्वेश्चन पढ़ें तो ऐसे वर्ड को मार्क कर लें कि नहीं पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर एक हुंकार हिंदी साप्ताहिक, और यहाँ पर बी में है कृषक समाचार, सी में है बिहार प्रांतीय किसान सभा 1929, और डी में है बकासत आंदोलन। तो ध्यान रखना है कि नहीं पूछा जा रहा है तो उनका संबंध कृषक समाचार से नहीं था, बाकी इन तीनों से संबंध था। हुंकार की बात कर ले, जो कि पटना से वो हुंकार का वो साप्ताहिक पत्र आता था। उसके अलावा बिहार प्रांतीय सभा से उनका संबंध सीधे सीधे था, जो कि 1929 में गठन हुआ था। और बकासत आंदोलन भी था, जो कि 1937 से लेकर 1939 के बीच था। ठीक है, तो इससे भी संबंध सीधा सीधा उनका था। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। आपके सामने 2 कथन दिए गए हैं, और इन कथन के आधार पर आपको सही बताना है। कथन फर्स्ट कह रहा है कि जमींदारी एसोसिएशन, जिसे लैंड होल्डर सोसाइटी के नाम से भी जाना जाता है, की स्थापना 1838 में औपनिवेशिक भारत में जमींदारों के हितों की रक्षा के लिए की गई थी। दूसरा कह रहा है कि जमींदारी एसोसिएशन ने आम लोगों की समस्याओं के लिए आवाज उठाई और ग्रामीण आबादियों को लाभ पहुंचाने वाले सुधारों की वकालत की। अब देखिए, इसमें आपको सही बताना है। तो कह रहा है कि दोनों कथन जो है कि सही है, और कथन 2 की कथन 1 जो है व्याख्या नहीं है। इसमें है कि कथन 1 सही है, दूसरा गलत है। सी के अंदर है कि दोनों सही हैं और 2 1 की व्याख्या करता है, और डी में है कि 1 गलत है लेकिन 2 सही है। तो यहाँ पर अगर देखें कि जमींदारी एसोसिएशन, तो बिल्कुल ठीक बात है, इसको लैंड होल्डर सोसाइटी के नाम से भी जाना जाता था, और इसकी स्थापना 1838 में जो है कि कलकत्ता में हुई थी, जिसमें है कि औपनिवेशिक भारत में जमींदारों के हितों की रक्षा की बात कही गई थी। ठीक बात है, तो ये कथन आपका सही हो जाता है।
लेकिन कथन 2 में जब आप पढ़ते हैं, यहाँ पर आते हैं कि जमींदारी एसोसिएशन ने आम लोगों की समस्याओं के लिए आवाज उठाई और ग्रामीण आबादी को लाभ पहुंचाने वाले सुधारों की वकालत की। तो ये यहाँ पर आम लोग गलत हो जाते हैं, क्योंकि आम लोगों की बात नहीं थी, ग्रामीण आबादियों की बात नहीं थी। इसमें जो अमीर क्लास होता है, जो कि इलीट वर्ग होता है, जिसे आप विशिष्ट वर्ग कहते हैं, जो बड़े जमींदार होते हैं, उनकी इसमें बात कही गई थी और उनकी वकालत करने की बात कही गई थी। ठीक है, तो इसमें आम लोगों की बात नहीं थी इस एसोसिएशन के अंदर। ये एसोसिएशन बड़े लोगों का था और बड़े लोगों की बात मानता था। ठीक है, बड़े लोगों की वकालत करता था अंग्रेजों से। तो दूसरा हमारा गलत हो जाता है, अर्थात दूसरा गलत है, पहला सही है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, पेपर का आप लेवल देखिए, एकदम यूपीएससी लेवल का है। ठीक है, तो ये एग्जाम हॉल में बैठ के करना इतने प्रेशर के अंदर, ये सामान्य सी बात नहीं है। अगर आप पेपर पढ़ेंगे दिमाग खराब हो जाएगा। एक टीचर के लिए तो अच्छी चीज़ है ना, कि एकदम माइंड ब्लोइंग पेपर है, लेकिन एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम लेंदी और टफेस्ट पेपर है ये। एकदम यूपीएससी से कहीं नीचे नहीं है, एकदम उसके लेवल का ही पेपर है। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय परियोजना अक्टूबर 2017 में प्रारंभ की गई थी। सॉरी, भारतमाला परियोजना जो है कि अक्टूबर 2017 में प्रारंभ की गई थी। इसमें स्वीकृत कुल राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई क्या थी, आपसे पूछी जा रही है। तो एक फैक्चुअल प्रश्न है, अगर आपको फैक्ट नहीं याद है तब इसे नहीं कर पाएंगे। भारतमाला परियोजना की बात अगर हम करें तो जो है कि 24 अक्टूबर 2017 में प्रारंभ की गई थी। तो काफ़ी डिटेल में आप इसको देखिए। 24 अक्टूबर को, कहीं ये भी पूछ लिया जाए आपसे, है ना। तो जो जिनका पेपर 17 को है, फिर उसके बाद 20 को पेपर होने हैं जीएस के, ठीक है, तो उनको काफ़ी ध्यान से इस पेपर को देखना चाहिए और इसके एनालिसिस को देख के जाना चाहिए, ताकि जो है कि एक उस तरह से पढ़ने का फैक्ट ध्यान में आए जिसमें बारीक चीज़ों को ना भूले, है ना। नहीं तो छोटी छोटी गलतियों को जैसे आप जो है कि पूरा क्वेश्चन जो है कि गलत करके उसका आंसर चलाएंगे, तो एकदम एलिमिनेशन ट्रिक कमाल के लेके चलना। इसके अंदर आपका एकदम पॉइंट ऑफ व्यू एकदम क्लियर होना चाहिए। तो 24 अक्टूबर 2017 में प्रारंभ की गई थी भारतमाला परियोजना। इसमें स्वीकृत कुल राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई जो थी वो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 34,800 किलोमीटर थी। ध्यान रखना है कि भारतमाला परियोजना जो है कि राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के अंदर आता है, जिसमें फ्रेट मूवमेंट, है ना, माल ढुलाई जिसे कहते हैं, उसके मूवमेंट से संबंधित, ट्रैफिक से, जैसे कि है ना, लोगों का जो मतलब जनसंख्या होती है, उनके ट्रैफिक से संबंधित, इसमें उनके विकास कार्यक्रम से संबंधित सारी बातें कही गई थी। ठीक है, तो ये एक राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम से संबंधित है, जिसमें फ्रेट मूवमेंट, ट्रैफिक मूवमेंट से संबंधित बातें हैं, और इसमें कुल राष्ट्रीय राजमार्ग की जो लंबाई थी वो 34,800 किलोमीटर थी। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि यूक्रेन युद्ध के शांतिपूर्ण समाधान के लिए यूएनजीए, ठीक है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बात है, द्वारा पारित प्रस्ताव के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य आपसे पूछा जा रहा है। पहला कह रहा है कि बैठक रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के 3 वर्ष पूरे होने पर शिकागो, अमेरिका में आयोजित हुआ। दूसरा कथन है कि इस प्रस्ताव पर 65 अनुपस्थित, 60 पक्ष में और 36 विपक्ष में वोट पड़े, जो तनाव को कम करने की मांग के खिलाफ थे। तीसरा कह रहा है कि अमेरिका ने एक प्रतिद्वंदी प्रस्ताव द पाथ टू पीस शीर्षक से प्रस्तुत किया। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि शिकागो में बैठक, जैसे अगर आप यूएनजीए की बात कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है, ना कि शिकागो में है। तो बैठक शिकागो में नहीं हो सकती, तो ये इस वजह से गलत हो जाता है। तो फर्स्ट आपका गलत हो गया, यानी ए नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता, यानी बी और डी में कुछ आपका आंसर होगा। अगर आप इसको सेकंड को पढ़ें तो प्रस्ताव में जो है कि 65 लोग अनुपस्थित लिख रहा है, जो कि गलत है। इसमें आपको ध्यान देने वाली बात है कि 73 लोग जो थे कि अनुपस्थित थे, और 60 पक्ष में है, तो ये भी गलत है, 93 लोग पक्ष में थे। और इसमें है कि 36 विपक्ष में वोट पड़े, तो ध्यान रखना है 8 विपक्ष में वोट पड़े थे, तो इसकी वजह से दूसरा आपका गलत हो जाता है। अर्थात मिल मिला के जो है कि तीसरा कथन आपका सही हो जाएगा कि अमेरिका ने एक प्रतिद्वंदी प्रस्ताव द पाथ टू पीस शीर्षक प्रस्तुत किया। तो केवल बी, केवल 3 अर्थात बी सही है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं कि श्वेत विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। देखते हैं, कथन आपके सामने 2 हैं, आपको सही बताने हैं। तो इसने, पहला कह रहा है कि इसने 1857 के विद्रोह के समान, ये पढ़ने वाली वर्ड है समान, यहाँ पर रुकना है, आपको सोचना है, भारत में ब्रिटिश नियंत्रण के लिए एक गंभीर खतरा उत्पन्न कर दिया था। दूसरा, यह मुख्य रूप से भारतीय सिपाहियों की शिकायतों के कारण हुआ था, जिन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा दुर्व्यवहार का अनुभव हुआ था।
तो देखिए दोनों का दोनों स्टेटमेंट एकदम गलत है, वाहियात है दोनों के स्टेटमेंट, ठीक है, एकदम बोगस स्टेटमेंट है। कैसे? अगर श्वेत विद्रोह को अगर आप देखें जो कि 1859 की बात है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के जो मतलब गोरे सिपाही होते थे उनका ही ये था, ठीक है, उनका ही अपने अधिकारियों पे जो है कि आरोप प्रत्यारोप की बात थी, सैलरी इंक्रीमेंट की बात थी, वो लोग अपने ही ऊपर अपने ही अधिकारियों के ऊपर लगा रहे थे। आपको पता होना चाहिए कि 1857 के बाद से जो है कि 1858 में एक कानून आया था, उसके बाद से जो है कि ईस्ट इंडिया कंपनी से जो नियंत्रण था वो सीधे उठ के ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया था, ठीक है। अगर ये हिस्टोरिकल फैक्ट आपको पता है तो यहाँ से आप प्रश्न कर ले जाते। तो श्वेत विद्रोह में ये था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के श्वेत सिपाही मतलब गोरे जो सिपाही थे खुद ही कह रहे थे कि भाई हम ब्रिटिश क्राउन के अंदर काम नहीं करना चाहते हैं, तो इसलिए वो अपने ही लोगों के खिलाफ ये विद्रोह किए थे। तो 1857 के विद्रोह के समान तो ये बात नहीं थी, ठीक है, क्योंकि 1857 का विद्रोह तो ये भारतीयों का था, अंग्रेजों के खिलाफ था, ठीक है, तो ये समान तो नहीं हुआ। दूसरा कि ये मुख्य रूप से भारतीय सिपाहियों की शिकायतों के कारण हुआ था, तो बिल्कुल गलत बात है, ये उन्हीं के सिपाही थे और उन्हीं ब्रिटिश क्राउन के ऊपर जो है आरोप प्रत्यारोप की बात थी। तो ये सीधे तौर पे सेना से जुड़ा हुआ था, अंग्रेजी सेना से जुड़ा था। 1858 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी से पावर लेके ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफर किया गया था तो उसके विरोध में ये सब हुआ था। तो न 1 और न ही 2, ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसके लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं कि एक कण को संदर्भ फ्रेम S1 से देखने पर स्थिर पाया जाता है और उसी कण को दूसरे संदर्भ फ्रेम S2 से देखने पर वह नियत वेग से कांस्टेंट वेलोसिटी से जो है कि गति करता हुआ पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए कह रहा है कि S2 जड़त्वीय फ्रेम है लेकिन S1 अजड़त्वीय फ्रेम है। बी है कि S1 और S2 दोनों जड़त्वीय फ्रेम है। सी है S1 जड़त्वीय फ्रेम है लेकिन S2 अजड़त्वीय फ्रेम है। डी है S1 और S2 दोनों अजड़त्वीय फ्रेम है। प्रश्न को समझने से पहले एक छोटा सा यहाँ पर चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी कि जैसे अगर आप S1 की बात करें तो यहाँ पर क्या है कि कण जो है कि स्थिर पाया जाता है। इसका मतलब क्या है कि कण के अंदर मतलब जो वेलोसिटी है वो बदल नहीं रही है पर यूनिट टाइम, अर्थात एक्सेलरेशन जीरो है। एक्सेलरेशन क्या होता है कि वेलोसिटी पर यूनिट टाइम जो है कि चेंज हो, उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो एक्सेलरेट नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पर वो स्थिर है, तो ऐसे एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। S2 के अंदर भी लिखा है कि नियत वेग से गति करता है, अर्थात यहाँ वेलोसिटी तो है लेकिन नियत है, अर्थात पर यूनिट टाइम के अनुसार बदल नहीं रहे, यहाँ भी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर ये बेसिक फैक्ट समझते हैं तो आपको पता चलेगा कि दोनों जो है कि जड़त्वीय फ्रेम में है, ठीक है। तो इसके लिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। साइंस के अंदर तो ऐसे प्रश्न है कि काफ़ी एडवांस आप उसे कह सकते हैं, है ना, जो कि 11th-12th लेवल के हैं, IIT के लेवल के साइंस के प्रश्न पूछे गए हैं, वो भी फिजिक्स के खास करके प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं कि भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। अब ये प्रश्न जो है कि काफ़ी लोगों के अंदर कन्फ्यूजन पैदा करेगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा से जुड़ा होता है, उसका पदेन जो है कि अध्यक्ष होता है राज्यसभा का, और राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए आपको 30 साल की जो है कि एक आपको उम्र लगती है, सबसे बेसिक वाली मिनिमम एज जो है। तो व्यक्ति ये सोचते हैं कि अच्छा उपराष्ट्रपति बनना है तो राज्यसभा वाली कंडीशन लग जाएगी, ऐसा नहीं है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए जो अनुच्छेद 66 को देखें तो वहाँ पर जो अर्हता है, क्वालिफिकेशन है, वो 35 वर्ष का है एज के संदर्भ में। तो ऑप्शन बी इसके लिए सही होगा। भले क्वेश्चन नहीं कहता जितना छोटा घाव उतना गंभीर करे, ये उस टाइप का प्रश्न हो जाएगा, ठीक है, बाद में आपको बहुत दुखेगा। 9 नंबर प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन ऋग्वेद के मंडल 9 की विशेषता है। तो ऋग्वेद के ऐसे मंडल 1, 2 से लेके 10 तक मंडल ऐसे आप पढ़ते हैं। मंडल 9 की बात करें जिसमें 114 सूक्त हैं। आपके सामने पूछा जा रहा है 9 मंडल की, जो मंडल 9 है उसकी विशेषता। A, B, C, D 4 ऑप्शन है। ए में है कि इसमें सोम पवमान को समर्पित स्रोत हैं जो पवित्र शुद्धिकरण प्रक्रिया पर केंद्रित हैं। बी में है कि इसमें ब्रह्मांड की रचना के बारे में दार्शनिक चिंतन प्रस्तुत है। सी में है इसमें कन्नौज वंश के अंगिरस कवियों को माना जाता है। डी में है कि इसमें नदी सूक्त है जो नदियों की पवित्र संस्थाओं के रूप में स्तुति करता है। तो इसमें से ए सही है। सोम के बारे में चर्चा है मंडल 9 के बारे में, तो ये ट्रिक से आप इसको सही कर सकते थे यदि आप को इतना डिटेल में नहीं पता है। तो सोम जो है कि 9 से संबंधित है। अगर आप ना 40वीं BPSC को देखें ना, वहाँ पे ये प्रश्न सीधा आया है। तो जिसने भी अगर पूरे BPSC को अगर बहुत सालों के पेपर के एनालिसिस किया है तो वहाँ से आपको ये प्रश्न सीधा आपको देख 40वीं BPSC में ये प्रश्न है कि जो मंडल 9 है वो सोम उसमें है। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि BPSC का जो प्रीवियस ईयर है वो इसके लिए ज़्यादा बढ़िया है इस पेपर को देने के लिए। मेरा तो मानना है कि UPSC का जो
प्रीलिम्स का जो प्रीवियस ईयर होता है ना जीएस का, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसको समझने के लिए। तो ये जो यूपीएससी के बच्चे तैयारी करते हैं उनके लिए काफ़ी जो है कि जाना पहचाना से पेपर लगा होगा कि भाई ऐसे ही तो हमसे पूछा जाता है। तो ए इसके लिए सही हो जाएगा। मंडल 9 सोम से संबंधित है, तो उस पर ब्रह्मांड की रचना के बारे में जो दार्शनिक चिंतन है वो 10वां मंडल के अंदर है, और कन्नौज वंश के जो अंग्रेज कवियों का जो माना जाता है उसमें 8वां मंडल के अंदर है, और नदी सूक्त जो है वो भी 10वें मंडल से संबंधित है। 10वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि एरिथ्रोमाइसिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ध्यान देंगे, गलत है, एकदम एकदम ध्यान से। और 4 ऑप्शन है आपके सामने। ए में है कि इसका उपयोग एंटीबायोटिक के रूप में किया जा सकता है। बी में है इसे सेच्रोपोलिस्पोरा एरिथ्रिया के स्ट्रेन से किंडवन द्वारा उत्पादित नहीं किया जा सकता है। सी में है यह एक मैक्रोसाइक्लिक यौगिक है। डी में है लीजियोनेलोसिस के लिए यह अच्छा असर करता है। ठीक है, देखिए काफ़ी डीप में प्रश्न है। एरिथ्रोमाइसिन के बारे में आपको गलत बताना है। तो इसका एंटीबायोटिक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, एकदम बढ़िया से किया जाता है, ठीक है, बैक्टीरिया को मारने के लिए, तो बिल्कुल ये ठीक बात है। बी में देखें तो सेच्रोपोलिस्पोरा एरिथ्रिया के स्ट्रेन से किंडवन द्वारा उत्पादित नहीं किया जा सकता, जबकि यही इसका कमर्शियल प्रोडक्शन है, इसी के माध्यम से इसका कमर्शियल प्रोडक्शन किया जाता है। तो भाई ऐसा किया जाता है, इसी के माध्यम से किया जाता है, तो नहीं की वजह से ये गलत हो जाता है। ठीक है, ध्यान से नहीं पढ़ते तो ये प्रश्न आपका गलत हो जाता, तो यही आपका गलत है। ये मैक्रोसाइक्लिक यौगिक है, बिल्कुल है। और जो लीजियोनेलोसिस के लिए ये अच्छा असर करता है, लीजियोनेलोसिस जो है कि फेफड़ा से संबंधित है, तो उसके लिए अच्छा असर करता है भाई। तो डी भी सही है, सी भी सही है, ए भी सही है, बी आपका गलत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए कि 1927 में पटना में वेटरिनरी कॉलेज की स्थापना के लिए किस समिति का गठन किया गया था। आपके सामने 4 है। इरविन समिति, सैयद फखरुद्दीन समिति, नाथन समिति, गणेश दत्त समिति। तो अगर 1927 में पटना में वेटरिनरी कॉलेज की बात अगर आप करें तो ये सीधा सीधा जुड़ा हुआ है जो है कि सैयद फखरुद्दीन समिति से। ठीक है, अगर सैयद फखरुद्दीन की बात करें, ये जो है कि शिक्षा और कृषि मंत्री हुआ करते थे 1927 का समय को देख ले तो बी आपका इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट। इसमें से अगर आप इसको एलिमिनेशन से सही कर सकते थे, जैसे इरविन समिति है तो आपको पता है कि ये भारत के वायसराय रहे हैं, गांधी इरविन पैक्ट आप पढ़ते हैं अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री भारत का पढ़ते हैं तो, और ये एक राष्ट्रीय राजनीतिक से संबंधित चीज़ें हैं, समिति है इरविन समिति। नाथन समिति देखें तो 1913-14 का है, जो पटना विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ है। अगर आप इसमें सैयद फखरुद्दीन वाली समिति देखें तो वो शिक्षा और कृषि मंत्री थे। तो वेटनरी कॉलेज जिसे जो है कि अगर ऐसे पढ़े तो इसका दूसरा नाम पशु चिकित्सा महाविद्यालय हो जाएगा, तो सीधा सीधा ऑप्शन बी इसको लिए आप सही कर सकते थे अगर वेटनरी कॉलेज से आपको कन्फ्यूजन हो रही थी तो बी इसके लिए सही है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक दुनिया की सबसे कमजोर मुद्राओं से नहीं है। ध्यान दीजिएगा, नहीं है, यानी कि सबसे मजबूत मुद्रा इसमें कौन से हैं आपके चारों में से। तो एक तो है लाओस, लाओसिनियन किप, बी में है ईरानी रियाल, सी में है लेबनानी पाउंड, डी में है ओमानी रियाल। तो इसमें से जो सबसे मजबूत है वो है ओमानी रियाल। अगर देखें एक ओमानी रियाल तो ये $2.5 के बराबर होता है ऑलमोस्ट। ठीक है, आप डॉलर देख ही रहे हैं कि $1 कितने रुपीज़ के बराबर हो गया है ना, 92 93 हो गया है। ठीक है भाई साहब, डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन से भी क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, तो काफ़ी डिटेल में पूछा गया ये पेपर। ठीक है, इसलिए देखिए एनालिसिस करने के लिए हमको एक दिन रुकना पड़ा इसको, और पेपर को बड़े अच्छे से समझ के हम आपके लिए लेके आए हैं। ठीक है, आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कमेंट शेयर कर सकते हैं। तो हम आपसे कह रहे हैं कि सबसे कमज़ोर मुद्रा में से नहीं है, तो ओमानी रियाल नहीं है भाई। एक ओमानी रियाल $2.5 के बराबर है, $2.5 के बराबर है, तो डी आपका इसके लिए सही हो जाता है। बाकी ये सब तो कमज़ोर मुद्राएं मानी जाती हैं, जिसमें लाओस, लाओशियन कीप है, ईरानी रियाल है, लेबनानी पाउंड है। चलिए 13 नंबर प्रश्न पे आते हैं। ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा पृथक्करण के नियम का सही प्रतिनिधित्व करता है। तो पृथक्करण का नियम एक मेंडल का नियम है भाई, जो कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड फिनोटाइप रेशियो के बारे में बात करता है। फिनोटाइप रेशियो से इसका 3:1 का है रेशियो, तो यही प्रतिनिधित्व करता है पृथक्करण के नियम को। ठीक है, काफ़ी इसके साइंस में नहीं जा सकते। ठीक है, तो आप इसको ए 3:1 मान लीजिए। आप इसे पढ़ना पड़ेगा, एनसीईआरटी पलटनी पड़ेगी आपको, तब से आके ये समझ में आएगी। 14 नंबर क्वेश्चन है कि आत्मा निवासी नेमाटोड क्रेसोलेबियम
धृति की नई खोज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पर ना हम आपको एक ट्रिक भी बताते हैं। देखिए, कुछ कथन 1 है, 2, 3 है। यह क्योंझार उड़ीसा में खोजी गई थी। दूसरा है कि इसका नाम प्राणी सर्वेक्षण संस्थान जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की निदेशक डॉक्टर मालती मुखर्जी के नाम पर रखा गया। तीसरा है कि यह जीव तीसरा है कि यहाँ पर देखते हैं, तीसरा है कि ये जीव पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण और जैविक पदार्थों के विघटन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो अगर क्रेसोलीबियम धृति को अगर आप नहीं जानते तो देखिए यहाँ पर धृति सबको ध्यान एक बात तो जरूर रखना है कि इसका नाम जो है प्राणी सर्वेक्षण संस्थान अर्थात जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो निदेशक थी डॉक्टर मालती मुखर्जी, इनके पर नहीं रखा गया है, डॉक्टर धृति बनर्जी। ठीक है, यहाँ पर धृति है ना, हालांकि वो थोड़ा सा साइंटिफिक यहाँ पर नेम लिखा गया है, पर आप इससे थोड़े सा अप्रोच कर सकते थे तो दूसरा आपका गलत हो जाता है। तो जो है कि दूसरा गलत हो जाने से बी गलत हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर केंझोर उड़ीसा में खोजी गई थी, ये ठीक बात है। और ये जीव पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण और जैविक पदार्थ के विघटन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। ये आपका सही हो जाता है, 1 और 3 इसके लिए सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी झील बिहार में स्थित है। अब ये भी ना आप अगर प्रीवियस ईयर देखें बीपीएससी का तो उसमें सीधा सीधा प्रश्न एकदम एज इट इज, मेरे ख्याल से 42वां 43वां या 45वां इस प्रकार के कोई बीपीएससी उसमें सीधा सीधा है ऐसे। तो कौन सी झील बिहार में स्थित है, तो सांभर झील, सुखना झील, अनुपम झील, कामा झील। तो भाई सांभर झील राजस्थान में है, सुखना झील जो है चंडीगढ़ में है, अनुपम झील जो कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य के साथ लगा हुआ है तो कैमूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है बिहार में। कामा झील रसिया या राजस्थान कन्फ्यूजन होती है इसमें। ठीक है, पर अनुपम झील बिहार में है तो ऑप्शन सी इसके लिए सही हो जाएगा, आपसे बिहार में पूछा जा रहा था। ठीक है, आप ना क्या कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 40वीं बीपीएससी से लेके और जो अभी 71 बीपीएससी प्रीलिम्स तक का पेपर की एनालिसिस हम डालेंगे, बीपीएससी का जो अभी 72वीं बीपीएससी का जो पेपर होना है उससे पहले, तो आप जरूर सब्सक्राइब करके चैनल रखिएगा, आप वहां से इन सब चीज़ों को देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कि दो प्रोटोनों के बीच दो प्रोटॉन्स हैं उनके बीच पारस्परिक बलों का विचार करें। अच्छा, जो लगभग 1 फेम्टोमीटर जो कि 10⁻⁻15 मीटर की दूरी पर स्थित है, उनके बीच क्रियाशील विद्युत चुंबकती जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और यहाँ पे गुरुत्वाकर्षणीय अर्थात जो है कि जिसमें ग्रेविटेशनल बात कही जा रही है, और नाभिकीय बलों जो कि न्यूक्लियर फोर्स की मात्राओं का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। ये बेसिक प्रश्न, भले इतना दूर घुमा दिया आपको, इतना लंबा पढ़ा रहा है, लेकिन पूछा जा रहा है कि विद्युत चुंबकीय, गुरुत्वाकर्षणीय और नाभिकीय बलों में का सही क्रम क्या है, कौन सबसे ज़्यादा ताकतवर है। ठीक है, तो भाई बेसिक सा एक प्रश्न बन जाता है ये कि भाई नाभिकीय जो बल होती है ना वो सबसे पावरफुल बल होती है, और उससे कम बल होता है, लगभग 100 गुना कम होता है चुंबकीय बल। ठीक है, और गुरुत्वाकर्षण जो बल है सबसे कम होता है। तो ऑप्शन बी इसके लिए सही है, नाभिकीय बल सबसे आगे ज़्यादा पावरफुल होती है, सबसे ताकतवर होती है। भाई नाभिक के अंदर जो कण होते हैं उनको बांध के आपस में रखने पड़ता है, वहाँ पर आप देखते हैं कि न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, और बहुत सारे प्रोटॉन है, प्लस 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 सब आपस में रिपेल कर रहे हो, फिर भी उनको बांध के रखता है, तो काफ़ी पावरफुल बल माना जाता है। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की बात करें तो ये आवेशों के कारण होता है कि पॉजिटिव निगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, है ना, तो ये विद्युतीय चुंबकीय हो जाएगा। अगर गुरुत्वीय की बात करें तो ये मास के कारण होता है कि किसी बॉडी के अंदर मास है तो उसके अंदर, जैसे अर्थ के अंदर मास है तो इसके पास जो है कि ग्रेविटेशनल पावर है, तो बी इसके लिए सही होगा, नाभिकीय बल, चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और उसके बाद से गुरुत्वाकर्षणीय। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कि विटामिन B12 के बारे में निम्नलिखित से कौन सा कथन सत्य है। तो विटामिन B12 से संबंधित में प्रश्न है, सत्य बताने हैं। इसे कोबालामीन भी कहा जाता है, यह कोबाल्ट परमाणु से बना होता है, इसमें कोरिन वलय होता है। देखिए विटामिन B12 की अगर बात करें तो इसे कोबालामीन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये कोबाल्ट परमाणु से बना होता है। ठीक है, तो ये इसका क्यों का जवाब हो जाएगा, तो दोनों सही है। इसमें कोरिन वलय होता है, बिल्कुल ठीक बात है, एक प्रकार का केमिकल रिंग होता है कोरिन वलय, जो कि इस विटामिन B12 के एकदम सेंट्रोइक पार्ट पे होता है। तो ए, बी, सी और तीनों कथन जो है कि सही है, ऑप्शन डी इसके लिए सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए कि निम्नलिखित कथन पे विचार करना, आपके सामने 2 कथन हैं और ये आपको सही बताना है। ठीक है, तो कथन में कह रहा है कि पोलीगर्स का विद्रोह
दक्षिण भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सबसे शुरुआती विद्रोहों में से एक था, जो पॉलीगर्स पर भारी भू राजस्व की मांग थोपने से प्रेरित था। कथन दूसरे में है कि पॉलीगर्स पारंपरिक रूप से अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों में भू राजस्व एकत्र करने के लिए जिम्मेदार थे और अंग्रेजों ने प्रत्यक्ष राजस्व संग्रह लागू करके इसे अधिकार को कमजोर करने का प्रयास किया। ये कितना बड़ा सा क्वेश्चन है भाई साहब। अगर आप पॉलीगर्स का विद्रोह बस इतना जानते हैं तो इस प्रश्न का आंसर कर लेंगे। हालांकि पढ़ा कितना ज़्यादा जा रहा है ताकि कहीं कोई बात रह ना जाए, क्या बात पूछा रहा है। तो पॉलीगर्स का अगर विद्रोह देखें, जो कि 1799 से लेकर 1805 के बीच है, जो कि तमिलनाडु के क्षेत्रों में हुआ था। पॉलीगर्स जो है कि विजयनगर साम्राज्य के समय से जुड़ा हुआ लोग है ना, समय काल से जुड़ा हुआ ये चीज़ है। और ये जो पॉलीगर्स लोग हुआ करते थे, ये सामंती सरदार थे, जिनको हम लोग फ्यूडल लॉर्ड्स कहते हैं अंग्रेजी में, और या सैन्य अधिकारी हुआ करते थे। बस अगर इतनी बात अगर आपको पता है तो इस प्रश्न को कर लेंगे। तो दक्षिण भारत के ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सबसे शुरुआती विद्रोह में से था, जो कि भारी भू राजस्व की मांग को थोपने से प्रेरित था। बिल्कुल ठीक बात है ना। ये विजयनगर साम्राज्य में लोग थे, सामंती सरदार हुआ करते थे, फ्यूडल लॉर्ड्स, है ना। जब विजयनगर साम्राज्य खत्म हो गया, उसके बाद से जब अंग्रेज आए तो इनके ऊपर भू राजस्व थोपने लगे, ठीक है ना, लैंड रेवेन्यू इनसे मांगने लगे। तो ये जो है कि उसके विद्रोह में ये सारी चीजें हुई, पॉलीगर्स का विद्रोह। दूसरा कह रहा है कि पॉलीगर्स पारंपरिक रूप से नियंत्रण वाले भू क्षेत्र में भू राजस्व एकत्र करने के लिए जिम्मेदार थे। बिल्कुल ठीक बात है, पारंपरिक रूप अर्थात विजयनगर साम्राज्य के समय से। और ध्यान रखना है कि इस अधिकार को कमजोर करने का प्रयास किया गया अंग्रेजों के द्वारा, इसलिए उन्होंने विद्रोह कर दिया। तो बिल्कुल इसकी सही व्याख्या करता है, तो सी सही हो जाएगा कि दोनों सही हैं और 2-1 की सही व्याख्या करता है। होपफुली प्रश्न समझ में आ गया होगा आपको, और इसका आंसर भी आपको भली भांति समझ गए होंगे। आइए देखिए, ये साइंस का एकदम मोस्ट डिफिकल्ट प्रश्नों के अंदर इसको रख सकते हैं आप, है ना। अगर आपको ये देखिए ना, 11th-12th लेवल की साइंस है भाई। इसमें है कि आपके सामने यहाँ पे एक उक्ति दी गई है ए, और उसका कारण दिया गया है। तो अगर इसको देखें तो चुंबक स्थितिकी, जिसको मैग्नेटोस्टैटिक्स कहते हैं, और वैद्युत स्थितिकी, जिसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं, में गाउस का नियम क्रमशः इस प्रकार है कि भाई ऐसे क्लोज इंटरवल, है ना, वेक्टर बी इंटू डी एस वेक्टर इक्वल टू 0, और क्लोज इंटरवल ई वेक्टर इंटू डी एस वेक्टर इक्वल टू क्यू इन क्लोज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। और इसका कारण है कि चुंबकीय एक ध्रुव मैग्नेटिक मोनोपोल्स अस्तित्व में नहीं होते, जबकि वैद्युत एक ध्रुव एकाकी आवेश अस्तित्व में होते हैं। देखिए, इसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा पहले। तो जो आपके सामने मैग्नेटोस्टैटिक्स के लिए ये सब चीज़ें जो लिखी गई हैं, इसका मतलब क्या है कि किसी बंद सतह क्लोज सरफेस से गुजरने वाला जो कुल चुंबकीय फ्लक्स होता है, अब भाई आपको फ्लक्स भी पता होना चाहिए कि फ्लक्स क्या होता है, तो वो हमेशा 0 होता है। ये वो बात कह रहा है कि चुंबकीय जो फ्लक्स है वो 0 है। और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से जो ये बात लिखी गई है कि क्यू इनक्लोज्ड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, इसका अर्थ है कि किसी बंद सतह से गुजरने वाला कुल वैदिक जो फ्लक्स है, वैद्युत जो फ्लक्स है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, उस सतह के अंदर मौजूद कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, और ये उसका सही स्पष्टीकरण कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स 0 होता है अगर हम इसकी बात कर लें तो क्लोज सरफेस के लिए, और ये जो होता है कि एकाकी होता है। तो ये बात यहाँ पर लिखी गई है, इसकी वजह से सी सही हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 देख लेते हैं कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ठीक है, अनुच्छेद 20 में से सीधा सीधा आपको लिखा गया है। तो अगर आप मौलिक अधिकार को पढ़े हैं तो अनुच्छेद 20 और 21 को पढ़ते हैं, जो कि राष्ट्रव्यापी, अगर वो 352 आर्टिकल को भी लगाते हैं, रहता है, एक्टिव होता है, उस समय भी इसको हम लोग बंद नहीं कर सकते। अनुच्छेद 20 और 21 को वहीं पे है कि भाई आपको अपने ही आरोप के प्रति जो है कि आपको गवाह नहीं बनाया जाएगा। तो ये 20 में है। 22 को देखें, जहाँ पर प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात कही जाती है। अनुच्छेद 21 की बात करें तो उसमें राइट टू लाइफ की बात है। अनुच्छेद 23 देखें तो वहाँ पर ट्रैफिकिंग वगैरह को प्रोहिबिट किया गया है, देह व्यापार को। 21 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि त्रिलोचन पाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। देखिए भाई, त्रिलोचन पाल यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछा गया है। आपके सामने 3 कथन है कि ताम्रपाल अभिलेखों में उन्हें महामंडलेश्वर की उपाधि दी गई थी। उनके अभिलेखों में एक ब्राह्मण को एकलहरा गांव देने में दिए जाने का उल्लेख है। उनके वंश की पौराणिक उत्पत्ति चुलका नामक एक बर्तन से मानी जाती है। ठीक है, सही बताना है। तो भाई त्रिलोचन जो पाल थे, ये चालुक्य वंश से संबंधित थे, जो कि गुजरात के लाट क्षेत्र में व्यवस्थित थे।
1050 ईस्वी का ये बात है कि समय काल की बात हो रही है। तो ताम्रपात अभिलेखों में इन्हें जो है कि जो कि 1050 ईस्वी के आसपास है, महामंडलेश्वर की उपाधि दी गई थी। ठीक बात है। उनके अभिलेखों में एक ब्राह्मण को एकलहरा गांव दान में दिए जाने का उल्लेख है, ये भी ठीक बात है। उनके वंश की पौराणिक उत्पत्ति चुलका नामक बर्तन से हुई है, ये भी ठीक है। तीनों ही सही है। चुलका का मतलब होता है पानी रखने वाला बर्तन, या जिसे आप अंजलि कहते हैं। निम्नलिखित संरचना डैश की है? यूरेसिल की है, साइटोसिन की है, एडेनिन की है, थाइमिन की है। तो भाई ये जो संरचना है ये यूरोसिल की है। साइटोसिन की होती तो इसमें रिंग में एक एमीन ग्रुप जुड़ा हुआ था जिसको NH2 ग्रुप कहते हैं, है ना। एडेनिन की होती तो इसमें एक डबल रिंग होती है, ऐसे जो ये रिंग है ये डबल होती है ऐसे। और थाइमिन की बात करें तो ये DNA में होता है थाइमिन, जो कि CH3 ग्रुप के साथ आता है, तो इसमें एक CH3 ग्रुप जुड़ा होता तो थाइमिन की मानी जाती। तो ये यूरोसिल की है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में है कि दीपंकर सुरजीनाना किससे जुड़े बौद्ध विद्वान थे? नालंदा विश्वविद्यालय, उदंतपुरी विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दीपंकर सुरजीनाना के बारे में आपको याद रखना है कि ये नालंदा विश्वविद्यालय से जुड़े हुए एक बौद्ध विद्वान थे, जो कि 11वीं सेंचुरी में थे। ब्रजायन शाखा जो मतलब बौद्ध धर्म की है, महायान और ब्रजायन आप पढ़ते हैं जो, उसके जो है कि ये विद्वान थे। तो ये भी आपको याद रखना है, नालंदा विश्वविद्यालय से जुड़े थे। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। देखिए कितना बड़ा प्रश्न है। ठीक है, कि यह भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए 1904 में विनायक दामोदर सावरकर, जिसे जिन्हें हमको BD सावरकर भी कहते हैं, और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर, बाबा राव सावरकर जिन्हें कहते हैं, द्वारा स्थापित एक गुप्त संस्था थी। बिल्कुल ठीक है। इसने लंदन में भारतीय क्रांतिकारियों के साथ संबंध स्थापित किए और इंडिया हाउस समूह के साथ भी संपर्क स्थापित किया, जिससे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन बढ़ा। उपयुक्त गद्यांश में से निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी संगठन का वर्णन किया गया है? तो यहाँ पर है अभिनव भारत, युगांतर पार्टी, अनुशीलन समिति और गद्दर पार्टी। अगर युगांतर पार्टी की बात करें, जो कि 1906 की बात है, बरिंद्र कुमार घोष इससे संबंधित थे। अनुशीलन समिति देखें तो 1902 1902 में बंगाली एक क्रांतिकारी थे, सतीश चंद्र बोस, और भी कुछ लोग थे, उनसे संबंधित है। गद्दर पार्टी तो कोई दिक्कत नहीं है, लाला हरदयाल 1913 से संबंधित है। एक ही बच्चा मिल मिला के अभिनव भारत। तो ये भाई अभिनव भारत के बारे में चर्चा है 1904 में, BD सावरकर और बाबा राव सावरकर। ठीक बात है। और एक और है कि लंदन में भारतीय क्रांतिकारियों के साथ संबंध स्थापित किए। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। आपके सामने 3 कथन है, सत्य बतानी है। 2019-20 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर प्रतिशत भारत के GDP में वृद्धि दर के प्रतिशत से अधिक था। 2018-19 में बिहार में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर प्रतिशत भारत के GDP में वृद्धि दर प्रतिशत से कम था। और तीसरा है 2023-24 में त्वरित अनुमान के अनुसार बिहार का GSDP में वृद्धि दर का प्रतिशत 9.2 था। तो बिल्कुल 1 और 3 सही हो जाते हैं। यहाँ पर जो कम है उसको अधिक कर देंगे तो ये स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा, तो ये गलत माना जाएगा अभी दूसरा। तो भाई दूसरा गलत हो गया, तो C नहीं हो सकता, D नहीं हो सकता, B आपका सही है, 1 तथा 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। देखिए मैथ से जो जुड़ा हुआ सारा सीधा सीधा प्रश्न आ गया, हालांकि फिजिक्स का प्रश्न है। देखिए कि एक कार एक सीधी सड़क पर चलती है, तो चलने दीजिए इसको सीधी सड़क पे। वह पहले विस्थापन x को नियत वेग v1 से तय करती है। ठीक बात है। फिर उतना ही बराबर विस्थापन, ध्यान रखेंगे, x को नियत वेग v2 से तय करती है। तो पूरी यात्रा के लिए कार का एवरेज वेलोसिटी आपको बतानी है। तो एवरेज निकालने के लिए आप टोटल वेलोसिटी अपॉन में, अब 2 बार की बात है तो 2 से डिवाइड कर देते हैं तो एवरेज आ जाएगा ऐसे। ये बात पता है आपको? ठीक है। तो भाई अगर आप यहाँ पे वही इसको देखें, चाल को देखें, ठीक है ना, वेलोसिटी इसके चाल को अगर देखें आप ध्यान से अगर, तो x विस्थापित होती है और इसकी जो वेलोसिटी है वो v1 है। तो इसका जो टाइम निकल के आ जाएगा x/v1 और इसका x/v2 आ जाएगा। टोटल को करेंगे तो जो कि आपके सामने x इंटू v1 प्लस v2/v1 इंटू v2 आ जाएगा। इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक बात है। अब आपको एवरेज बताना है, तो एवरेज में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। एवरेज में आप ऐसे कर सकते हैं
थोड़ा सा समय दीजिएगा आप लोग। एवरेज के लिए आप 1 मिनट समय दीजिएगा। ठीक है। हाँ जी। तो यहाँ पर एवरेज के लिए जैसे कि यहाँ पर दो डिस्टेंस है, एक एक्स डिस्टेंस फिर एक्स डिस्टेंस, तो 2x डिस्टेंस हो जाएगा और जो टाइम आई थी वो इतना आई थी, तो इससे आप डिवाइड कर देंगे। तो आपको पता है बेसिक रूल है, तो ये जो है कि यहाँ पर v1 इंटू जो v2 है ये ऊपर चला जाएगा, तो और बाकी सब जो है कि ये नीचे आ जाएंगे, तो एक्स एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 2v1 इंटू वी हो जाएगा और अपॉन में v1 प्लस v2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एवरेज आपकी वेलोसिटी। तो बी इसके लिए सही हो जाएगा। ठीक है, होपफुली समझ आया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर बिहार के पश्चिम भाग में स्थित है। तो बिहार के टोटल मैप को यदि आप देखें तो उसमें आप ये देख पाते होंगे कि पटना जो है वो ऑलमोस्ट सेंटर में है बिहार में, कटिहार ईस्ट साइड में पड़ता है पूरा, भागलपुर देखें तो ये भी साउथ ईस्ट के क्षेत्रों में है, कैमूर जो है कि आपको पश्चिमी भाग में देखने को मिलता है, वो भी जो है कि मतलब साउथ वेस्ट की बात कर सकते हैं। ठीक है, इस क्षेत्र में है, तो आपको पश्चिमी भाग बताना है तो कैमूर इसके लिए सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये भौगोलिक मैप से आप इसको सही कर सकते थे। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 28 है कि एक प्रतिवर्ती धारा एसी परिपथ में धारा और वोल्टता के बीच का फेज संबंध परिपथ के अवयवों पर निर्भर करता है। कॉलम फर्स्ट की प्रविष्टियों का कॉलम सेकंड में दिए गए उपयुक्त संबंध से मिलान करना है आपको। आपके सामने परिपथ का प्रकार है और यहाँ पर जो है कि कॉलम सेकंड में धारा और वोल्टता के बीच जो है कि फेज संबंध दिया गया है। तो पहला में है शुद्ध प्रतिरोध, दूसरा में है शुद्ध धारिता, तीसरा में है शुद्ध प्रेरकत्व और चौथे में है RLC श्रेणी का परिपथ। तो ध्यान रखना आपको, 1 के लिए जो है कि शुद्ध प्रतिरोध के लिए आपको Q जो है कि धारा और वोल्टेज में समान फेज में होता है, और अगर शुद्ध धारिता की बात करें तो उसमें C में आपको याद रखना है कि धारा और वोल्टेज से 90 डिग्री आगे चलती है। शुद्ध प्रेरकत्व की बात करें तो ये धारा वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे चलती है, और जो कि लास्ट वाला जो बच गया चौथा का वो आर आपका हो जाएगा कि धारा वोल्टेज और समान फेज में भी हो सकती है या नहीं भी हो सकती है। तो ये नंबर आपका सही हो जाएगा 28 नंबर क्वेश्चन के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं कि जो सत्य शोधक समाज के संबंध में निम्नलिखित कथन पर आपको विचार करना है और आपको सही बताना है। ठीक है, तो सत्य शोधक समाज के संबंध में आपके सामने 3 जो है कि कथन दिए गए हैं। पहला कथन कह रहा है कि इसका मुख्य उद्देश्य ब्राह्मणवादी प्रभुत्व को चुनौती देना और निचली जातियों के लिए समानता को बढ़ावा देना था। दूसरा है कि इसने महिलाओं और निचली जातियों के लिए सार्वभौमिक शिक्षा की दिशा में काम किया। तीसरा है कि समाज ने अस्पृश्यता के विचार को एक आवश्यक सामाजिक प्रथा के रूप में बढ़ावा दिया। बस यही सबको पकड़ में आ जाना चाहिए। ये सत्यशोधक समाज जो कि ज्योतिराव फुले से संबंधित है, 1873 में उन्होंने इसका जो है कि गठन किया था पुणे में। तो भाई इसका मुख्य उद्देश्य ब्राह्मणवादी प्रभुत्व को जो चुनौती देना था, बिल्कुल ठीक बात है। अभी इन पे मूवी भी आई थी, है ना, कंट्रोवर्सी हुई थी उस मूवी के ऊपर, आपने देखा था करंट में। और निचली जातियों को समानता को बढ़ावा देना था, 1 सही है। दूसरा जो भी है जो कि महिलाओं और निचली जातियों के लिए सार्वभौमिक शिक्षा की दिशा में काम किया, ये भी सही है। तीसरा कि समाज के अस्पृश्यता के विचार को आवश्यक सामाजिक प्रथा के रूप में बढ़ावा दिया। अरे भाई, समाज में अस्पृश्यता को बढ़ावा कैसे देगा सत्यशोधक समाज? तो फिर ऐसी कैसे बातें कर सकते हैं? तो तीसरा गलत हो जाएगा। तीसरा के गलत हो जाने की वजह से जो है कि केवल 2 आपका सही हो जाता है, ऑप्शन ए सही है। ठीक है ना। अब देखिए करंट में यूपीएससी जैसे कथन बेस्ड पूछती है और कहती है केवल 2, वैसे प्रश्न आने लगे। ठीक है, तो एकदम ब्लेंडिंग है पूरा, आप कह सकते हैं एकदम मतलब अलग प्रकार का। बिहार में बीपीएससी ने काफ़ी मेहनत कर रहा है, ठीक है, आप लोग को परीक्षा के अंदर फंसाने का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है कि मार्च 2025 में बारबाडोस जो कि एक कैरिबियन कंट्री है, आयोजित सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल ग्लोबल फोरम का विषय क्या था? तो मार्च 2025 में हुआ था, बारबाडोस में हुआ था। कैरिबियन एक कंट्री है, आप ना ऐसे यूएसए वगैरह मैक्सिको का खाड़ी वगैरह देखते हैं उसके बगल में है। ठीक है, कैरिबियन कंट्री जाते हैं। उसमें आपको ध्यान रखना है कि इसका जो थीम था, विषय था, सब्जेक्ट था, वो सस्टेनेबल एनर्जी फॉर इक्विटी, सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। क्वेश्चन नंबर 31 है कि बेरियम मुख्यतः निम्नलिखित अयस्कों में पाया जाता है। तो भाई केवल बिथेराइट है, केवल बैराइट है, उपरोक्त में से कोई नहीं है। भाई साहब बी सही है, दोनों में, दोनों बैराइट और बिथेराइट में पाया जाता है बेरियम। बैराइट को जो है कि हम लोग कहते हैं बेरियम सल्फेट और बिथेराइट को बेरियम कार्बोनेट कहते हैं। तो बी इसके लिए सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 देखिए
ये भी प्रश्न काफी अच्छा प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पर है कि प्राचीन भारतीय प्रशासन में भंडागारिका की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो वे संघों के लेन देन और सम्मेलनों का रिकॉर्ड रखते थे, जैसे कि निग्रोध जातक में उल्लेख किया गया है। बी में है कि वे मौर्य प्रशासन में मुख्य कर संग्राहक के रूप में कार्य करते थे। सी में है वे सैन्य प्रशिक्षण के लिए उत्तरदायी अधिकारी थे। डी में है वे शाही खजाने और सिक्कों की ढलाई का प्रबंधन करते थे। तो भाई साहब, अगर आप भंडागारिका की बात करें और सत्य कथन की इसमें बात करें, तो ऊपर हम कुछ ऐसे आपको चीज दिखा रहे हैं कि प्राचीन काल में विशेषकर जातक जो कथा होते थे, व्यापारिक श्रेणियों या संघ जो मर्चेंट गिल्ड्स होते थे, उनका बहुत महत्व था इसमें। और निग्रोध जो जातक है ना, इन जातक कथाओं का एक निग्रोध जो जातक है के अनुसार भंडागारिका केवल राजकोष का प्रबंधन नहीं था, बल्कि वह विभिन्न व्यापारिक संघों के बीच होने वाले लेन देन जो ट्रांजेक्शन थे उसका रिकॉर्ड रखता था और उनके विवादों को भी सुलझाता था। इसलिए आपका जो ए है वो आपका सही माना जाएगा सबसे अच्छा। अगर आप मौर्य साम्राज्य के कर संग्राहक की बात करें तो उनको समहर्ता कहते थे, और शाही खजाने के मुख्य जो अधिकारी थे उनको सनिथता कहते थे, और सिक्कों के ढलाई के प्रभारी को लक्षणाध्यक्ष कहते थे। तो भाई साहब, आपको पता होना चाहिए बी सी डी के बारे में, ये इसका आपका सही बैठता है भंडागारिका के बारे में। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि सर्वोच्च न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? बिल्कुल ठीक बात है, 4 हाई कोर्ट को छोड़ दे तो बाकी सब हाई कोर्ट में जो है कि इंग्लिश में ही होती है, और इसके लिए अनुच्छेद भी है। तो अनुच्छेद 348 ये बात कहता है कि ऐसा ही होगा कि सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट के अंदर कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में ही होगी। ठीक है, इतना बड़ा देश है अपना, काफ़ी इस पर क्रिटिसिज्म कर सकते हैं आप सभी, है ना, कि देश का 8% भी पॉपुलेशन जो है कि अंग्रेजी नहीं बोलता है ना। ज़्यादातर लोग जो है कि 45% के आसपास पॉपुलेशन जो है कि, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, हिंदी बोलता है। और हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय जो है कि अंग्रेजी भाषा में बात करते हैं। ठीक है, तो एक क्रिटिकल अप्रोच भी इस पर आप लिख सकते हैं, है ना, मेंस के आंसर राइटिंग के लिए। ठीक है, ऐसे सोचेंगे तो ठीक रहेगा। अनुच्छेद 350 जो है वो रिप्रेजेंटेशन फॉर रिड्रेस और ग्रीवेंसेस के लिए है, और अनुच्छेद 345 राज्य की राजभाषा से संबंधित है। तो ये आपका सही हो जाएगा अनुच्छेद 348, जो कि ऐसी बात करता है। 34 नंबर में है कि 2024-25 के बजट अनुमान के अनुसार बिहार का सकल राजकोषीय घाटा का प्रतिशत इसके जीडीपी का था, तो 3% के आसपास था, जो एफआरबीएम के तहत भी सही है और 16वें वित्त आयोग की तहत भी सही है। ठीक है, आप इसी चैनल पर जो है कि बिहार का बजट पड़ा हुआ है, और बिहार का जो है कि आर्थिक सर्वेक्षण का हमने एक वीडियो बनाया था, आप उसे देख सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 35 देख रहे हैं कि बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भाग वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ठीक है, बिहार के इसी चैनल पर जो है कि बिहार का हमने ज्योग्राफी पढ़ा रखा है। ठीक है, उसके अंदर केवल प्रश्नों का कंपाइलेशन है। ठीक है, बीपीएससी का, उसके अलावा अर्थव्यवस्था है, और जो है कि राज्य व्यवस्था है बिहार का, और आपको बिहार का इतिहास भी हमने पढ़ा रखा है, तो आप उनको भी देख सकते हैं, और वहाँ से आपको काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं। तो बिहार के भौगोलिक क्षेत्र लगभग जो है कि उसके क्षेत्र का वन जो क्षेत्र है वो 7% के आसपास है। ऑप्शन ए इसके लिए सही है। एमएसएमई के अधिनियम के अनुसार लघु उद्योग का न्यूनतम परिभाषा आधारित है। तो एमएसएमई में माइक्रो, स्मॉल, मीडियम इंटरप्राइजेज की बात करते हैं, जिनको इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर के आधार पर हमने बांट रखे हैं अलग अलग। तो उसमें सभी क्षेत्रों में विनियोग और वार्षिक उत्पादन के आधार पर बांट रखा हमने। तो देखिए, अगर माइक्रो की बात करें तो वहाँ पर 2.5 करोड़ 2.5 करोड़ इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, और 10 करोड़ टर्नओवर, तो उसको आप माइक्रो इंटरप्राइजेज कहते हैं। स्मॉल के लिए ये जो है 25 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो जाता है और 100 करोड़ का टर्नओवर है। मीडियम के लिए 125 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो जाता है और 500 करोड़ का टर्नओवर हो जाता है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए इन्हें भी फैक्ट को आप नोट करके जरूर लिख लेंगे, रिवाइज करेंगे अपने नोट्स को। चलिए, क्वेश्चन नंबर 37 में फिर से कथन और कारण वाले प्रश्न आ गए। तो कथन ए में है कि 2021 में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासी समुदायों के योगदान को सम्मानित किया जा सके। ठीक है, कारण है कि यह दिवस तिलका मांझी की जयंती को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। भाई साहब, तिलका मांझी और बिरसा मुंडा से तुरंत कोई कंफ्यूज कर जाएगा। ठीक है, काफ़ी सोच समझ के प्रश्न बनाया गया। ठीक है, कारण इसका गलत हो जाता है। ये ठीक है कि 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है, ताकि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासी समुदाय के योगदानों को सम्मानित किया जा सके। तो बिरसा मुंडा का जो है कि जन्मदिन है, ना कि तिलका मांझी जी का है। ठीक है, तिलका मांझी विद्रोह भी 1784 के आसपास था, लेकिन ठीक है, ये बिरसा मुंडा के संबंध में है, तो कारण गलत है।
ये सही है, अभिकथन सही हो जाता है। चलिए 38 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि एक आदर्श गैस को पीवी आरेख में दर्शाए गए अनुसार एबीसीए बंद चक्र में ले जाया जाता है। बिंदुओं के निर्देशांक आपके सामने ये है और पूर्ण चक्र के दौरान वक्रडन कितना होगा। तो बेसिक तौर पे आप देखेंगे तो एक समकोण त्रिभुज बन रहा है और ए से शुरू होकर बी, सी और डी में जा रहा है और ये निर्देशांक आपके सामने दिए गए हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ से यहाँ तक का बीच का डिस्टेंस देखें तो p माइनस पी में 0 हो जाएगा, 3v माइनस भी करेंगे तो 2 बचेगा। यहाँ पर देखें आप तो यहाँ पे 3v से 3v 0 होगा, 4p माइनस पी करें तो 3 बचेगा। और आप अगर आप बेसिक पढ़े हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में एरिया अगर निकालते हैं तो 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस आया था 2 है ना, और जो हाइट थी हमारी वो थी 3। तो इस तरह से अगर आप 1/2 तो ये बेसिकली 2v था, तो v 2v इंटू और 3p है, ये बेसिकली 3p था, तो 3p में ऐसे मल्टीप्लाई करें तो 3p भी आ जाएगा, तो ये b आपका सही हो जाएगा 3p भी। 39 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि आपके सामने 2 सूचियाँ दी गई हैं और आपको बताना है, मिलान करना है। तो वरुणा नौसेना, धर्म गार्डियन, एक्वेरीन, साइक्लोन और आपके सामने भारत फ्रांस है, भारत जापान है, भारत मालदीव है, भारत मिस्र है। तो भाई एक्वेरीन तो आपको याद होगा, भारत मालदीव, तो तीसरा का सी हो जाता है। तो अब आपको ए और सी में कन्फ्यूजन है, ठीक है, लेकिन साइक्लोन जो है चौथा जो है वो आपका सीधा सीधा जोड़ा हुआ है डी से, मिस्र से। ठीक है, तो इसके लिए आपका ए सही हो जाता है, 1 का ए। वरुणा नौसेना जो है कि भारत फ्रांस के बीच, धर्म गार्डियन जो है भारत जापान के बीच, और एक्वेरीन भारत मालदीव के बीच, और साइक्लोन भारत मिस्र के बीच, ये सही हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। 39 हमने देख लिया, 40। 1917 में महात्मा गांधी ने एक आंदोलन का नेतृत्व किया भाई, ठीक है, चंपारण आंदोलन का नेतृत्व उन्होंने किया था, जिसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी पहली बड़ी भागीदारी को चिन्हित किया। बिल्कुल ठीक है, गांधी जी 1915 में आए ही थे भारत, ठीक है, साउथ अफ्रीका से, और 1917 में उन्होंने आंदोलन किया था। और इस आंदोलन का उद्देश्य दमनकारी नीतियों, 3 कट्ठिया प्रणाली थी, पीड़ित नील उत्पादकों को शिकायतों का समाधान करना था। बिल्कुल ठीक बात है, 3 कट्ठिया प्रणाली थी, नील की खेती जबरदस्ती कराई थी 20 कट्ठे पे, 20 कट्ठे अगर किसी के पास लैंड है तो 3 कट्ठे पे। कथन यह है कि चंपारण सत्याग्रह भारत में गांधी का पहला बड़ा जन आंदोलन था। बिल्कुल ठीक है, कोई डाउट नहीं है। और इस आंदोलन का उद्देश्य नील उत्पादकों के सामने आने वाली समस्याओं का समाधान करना था। ये प्रश्न बहुत ही मतलब जो भी थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा इसको कर लेगा तो बी इसका सही है कि ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। 41 नंबर में है कि भारतीय जनता पार्टी कितने वर्षों बाद दिल्ली में सत्ता में लौटी। तो भारतीय जनता पार्टी जो है कि 1993 से 98 के बीच मदन लाल खुराना के नेतृत्व में दिल्ली में सरकार बनाई थी। और अभी आप देख रहे होंगे रेखा गुप्ता, है ना। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में 27 वर्ष बाद लौटी है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो जिला दर्रा के बारे में पूछ रहा है तो ये कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच है, ठीक है, जो कनेक्ट करता है कारगिल को लेह से। तो आपको जो जिला दर्रा, कश्मीर घाटी और लद्दाख, तो बेसिक ज्योग्राफी का प्रश्न बन जाता है, जो कि पासेस इन इंडिया से प्रश्न है, जो भारत के अंदर दर्रा से संबंधित प्रश्न बन गया। तो अब आपके सामने 43 नंबर प्रश्न ये रहा, कथन और अभिकारण वाले, कि भ्रष्टाचार, करप्शन जलवायु कार्रवाई के लिए एक प्रमुख खतरा है। बिल्कुल ठीक है, आप जलवायु कार्रवाइयों के लिए जो है कि प्रमुख खतरा है वो करप्शन, है ना। जलवायु के लिए आप दुनिया भर की चीज़ें संचित करना चाहते हैं, कंजर्व करना चाहते हैं, पर भ्रष्टाचार हो जाए, फंड ही गायब हो जाए, तो भाई प्रमुख खतरा है। कारण देखते हैं कि उत्सर्जन में कमी और वैश्विक ताप के प्रभाव के अनुकूलन में बाधा डालता है। बिल्कुल डालता है, तो सही स्पष्टीकरण है, दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण सी है। 44 नंबर कि 1919 में बिहार और उड़ीसा में प्रारंभिक शिक्षा अधिनियम लागू किया गया था, जिसमें किस आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा पारित की गई थी। तो 6 से 10 वर्ष के लिए, तो ऑप्शन सी सही हो जाता है इसके लिए। अप्रैल 2022 में भारत सरकार द्वारा निम्न में से किसे भौगोलिक संकेत, मतलब जिसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन या शॉर्ट में जीआई टैग कहते हैं, प्रदान किया गया 2 अप्रैल 2022 में। तो मिथिला मखाना को, जिसे बिहार मखाना भी कहते हैं, ऑप्शन बी सही है। कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो है मिथिला थी कौन सा जिला है बिहार के अंदर जो सबसे ज़्यादा मखाना का प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं, कि ब्रिटिश काल के दौरान भारत में पहली बार स्थापित निम्नलिखित प्रकार के उद्योगों और मिलों के कालानुक्रमिक क्रोनोलॉजिकल क्रम में व्यवस्थित करें। तो पहला है पहली कपास मिल, पहली जूट मिल, पहली कागज मिल, पहली इस्पात संयंत्र। तो पहली अगर आप कपास मिल की बात करें तो भारत की पहली सूती वस्त्र अर्थात कपास मिल 1818 में कलकत्ता के पास फोर्ट ग्लोस्टर में स्थापित की गई थी, ठीक है।
हालांकि अगर पहली सफल मिल 1854 में बॉम्बे में लगी थी, लेकिन ऐतिहासिक क्रम में 1818 से पहले ही शुरुआत माना जाता है, तो 1818 सही मानिए आप सभी। ठीक है, कलकत्ता के पास फोर्ट ग्लोस्टर वाली। दूसरा है पहली कागज मिल, जो कि 1832 में पश्चिम बंगाल के श्रीरामपुर में स्थापित की गई थी। पहली जूट मिल जो है कि 1855 में कलकत्ता के पास रिसरा में जॉर्ज ऑकलैंड द्वारा स्थापित की गई थी। पहला इस्पात संयंत्र की बात करें तो भारत का पहला 1874 में बंगाल आयरन वर्कस के नाम से कुल्टी में लगाया गया था। इसके बाद 1907 में आपको पता है टिस्को बहुत प्रसिद्ध है, वो इस्पात संयंत्र स्टील प्लांट के रूप में। ठीक है, तो ये कुछ हमारे डेट हैं, तो इसलिए जो हमारा क्रम बनता है वो ऑप्शन ए 1 3 2 4। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार यहाँ पे पॉज करके वीडियो को एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के, डेट को पढ़ के और इसको देख लीजिएगा। 47 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत तथा डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में शामिल है? भाई साहब, पुरुष और महिलाओं के लिए समान कार्य के समान वेतन, दूसरा में काम करने का अधिकार, तीसरा में बेरोजगारी की स्थिति में सार्वजनिक सहायता। देखिए, आपको सही बताना है। तो इसमें ध्यान से अगर देखें तो डीपीएसपी जो है कि अनुच्छेद 36 से लेकर 51 के बीच आती है, और इसमें पुरुष और महिला के लिए समान कार्य के समान वेतन की बात 39D के अंदर है। काम करने का अधिकार राइट टू वर्क जो है 41 के अंदर है, और बेरोजगारी की स्थिति में सार्वजनिक सहायता जो है कि ये भी 41 की, अगर कोई भागों को पार्ट को पलट के देखें तो वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा ये। यानी सभी बात जो है कि डीपीएसपी में शामिल है। ठीक है, राज्य कल्याणकारी स्टेट होगा, वेलफेयर स्टेट होगा, है ना। तो डीपीएसपी के अंदर आप ये सब सारी चीज़ें पढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं। आपके सामने कॉलम फर्स्ट है, कॉलम सेकंड है, इसमें लेंस या दर्पण है, उनका उपयोग है। तो भाई अवतल दर्पण है यहाँ पे, तो इसको पढ़ते हुए आप सीधे समझ में आ गया होगा कि वन का जो होगा सेविंग में आवर्धित सीधी प्रतिबिंब। तो सेविंग के रूप में जो है कि हम लोग अपना दाढ़ी और शेव जो करते हैं उसमें जो है कि अवतल दर्पण का उपयोग होता है, तो वन का एस हो जाएगा। अब यहाँ से सिर्फ ये दो कैंसिल हो जाते हैं, आपके पर वन और बी में कन्फ्यूजन बचता। यहाँ से उत्तल दर्पण को जो है कि आप रियर व्यू वाहनों में पीछे देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि चीज़ों को छोटा कर देता है। तो दूसरा का आर भी सही हो जाता, अभी भी आपका कन्फ्यूजन नहीं जाता। लेकिन तीसरा के बाद से कन्फ्यूजन आपका चला जाएगा। उत्तल लेंस जो है कैमरे में प्रोजेक्टरों में प्रकाश के फोकस करने के लिए उपयोग किया जाता है। और भाई कॉन्केव जो कि भारत का सारे बच्चे बीमार है ऑलमोस्ट 30-40 से नीचे वाले, मायोपिया से निकट दृष्टि, जिसमें जो है कि निकट का अच्छा दिखता है, दूर का अच्छा नहीं दिखता है, तो भाई अवतल लेंस उन्हें लगता है, तो ये क्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सही है ये वाला मिलान। भारत के प्राचीनतम पर्वतीय रेंज है, अरावली है, ग्रेटर हिमालय, शिवालिक है, हिमाचल हिमालय है। जिनका अगर हम ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत एक साथ देखें तो 4 से 5 करोड़ साल पुराने हैं, लेकिन अरावली भाई 2.5 से लेकर 3 अरब साल पहले की बात है। तो प्राचीनतम पर्वतीय रेंज है। आपने देखा था अरावली को लेके बहुत सारा भी देश में बवाल हुआ था। तो करंट थीम पे प्रश्न है, करंट अफेयर्स नहीं है भाई, करंट इशू जो है, करंट थीम है, उसके ऊपर प्रश्न बनाए जा रहे हैं, जो कि एकदम यूपीएससी के हाव भाव जैसा है, एकदम करेक्ट। 50 नंबर देखिए कि 10 जनवरी 2025 को भारत डैश देश बना जिसमें निम्न पृथ्वी कक्षा लो अर्थ ऑर्बिट में डॉकिंग प्रक्रिया, काफी फेमस सुना था आपने डॉकिंग प्रोसेस के बारे में, सफलतापूर्वक पूरी की। तो भाई साहब यूएसए कर चुका है, रसिया कर चुका है, चाइना कर चुका है, हम लोग चौथे बने जो ये करके दिखाए। 10 जनवरी 2025 जो हमारा मिशन था वो था स्पेस डेक्स, तो चौथा हम लोग देश बने। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 51 देख लेते हैं कि सुपर ग्लू किस मोनोमर का बहुलक है? तो भाई सुपर ग्लू ही लिखा है, यानी तेजी से चिपकाने वाला। तो भाई साइनो एक्रिलेट का ये बहुलक होता है। ध्यान रखना है एसिटिक अम्ल जो कि विनेगर के अंदर होता है CH3COOH। सोडियम बेंजोएट जो है कि फूड प्रिजर्वेटिव होता है, खाना को बचाने का काम करता है भाई उसको सड़ने गलने से। बिनाइल क्लोराइड तो एक प्लास्टिक पाइप होता है, PVC पाइप होता है, तो बी सही है, साइनो एक्रिलेट होता है सुपर ग्लू। 52 नंबर में है कि कर्पूर मंजरी नाटक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? आपके सामने यह चंद्रशेखर द्वारा अपनी पत्नी अवंती सुंदरी को प्रसन्न करने के लिए सौरसेनी प्राकृत में लिखा गया था। यह कालिदास की प्रसिद्ध रचना है और गुप्त राजाओं के प्रशंसा करती है। यह भोज प्रथम द्वारा अपनी पत्नी के प्रसन्न करने के लिए संस्कृत में लिखा गया था। इसकी रचना नागभट्ट द्वितीय के शासनकाल में। ऐसे प्रश्नों का आप कुछ नहीं कर सकते यदि जानकारी नहीं है, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत कालिदास को आप देखते हैं, ठीक है, मेघदूतम वगैरह ये सब टाइप की चीजें देखते हैं, रघुवंशम मेघदूतम वगैरह। तो लेकिन ये बिल्कुल कर्पूरी मंजरी नाटक, ठीक है, काफी डिफिकल्ट है ये। तो भाई साहब गुर्जर प्रतिहार वंश के दरबारी कवि थे राजशेखर,
उनके द्वारा अपनी पत्नी को अवंती सुंदरी को प्रसन्न करने के, उनकी जो पत्नी थी अवंती, उनके लिए ये जो है कि सौरसेनी प्राकृत में लिखा गया था कर्पूरी मंजरी नाटक। तो ये सही है। 53 में पंचायतों का अनुसूचित क्षेत्र में विस्तार जिसे आप पेशा कहते हैं, पंचायत एक्सटेंशन वाला जो एक्ट है 1996 में आया था। देखिए तो पहला वही है कि 1996 में अधिनियमित किया गया था। बिल्कुल ठीक है, किया गया था। दूसरा है कि अनुसूचित 5 क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को वैधानिक दर्जा प्रदान करता है। ठीक है, बिल्कुल सही है, शेड्यूल 5 के अंदर है। कितने स्टेट आते हैं कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है। तीसरा है कि अधिनियम की धारा 4I के अनुसार विकास परियोजना के लिए किसी भी भूमि अधिग्रहण के पहले ग्राम सभा या पंचायत की सहमति आवश्यक है। बिल्कुल ठीक है, इसीलिए तो पैसा लाया गया था। तो ये भी तीनों सही है, तीनों सही है, सभी सही। चलिए 54 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि 22 सितंबर 2025 से जीएसटी के दरों का सरलीकरण किया गया है। आपके सामने 2 सूची दी गई है। बर्तन धोने की मशीन, व्यापारिक योगा सेवाएं, स्वास्थ्य बीमा का पर प्रीमियम और 1500 सीसी से अधिक इंजन क्षमता वाली एसयूवी। बिल्कुल ठीक है भाई, जीएसटी की दरों में जो बदलाव किया गया 22 सितंबर 2025 में, आपको सीधा सीधा पता होगा कि स्वास्थ्य बीमा और प्रीमियम जो है कि 0 कर दिया गया, यानी सी का भाई 4 हो जाएगा। देखिए 3 जगह है। बर्तन धोने की जो मशीन है और व्यापारिक योगा सेवाएं हैं, ठीक है, तो ए का 2 है 18% और व्यापारिक योगा सेवाएं पे जो है कि 5% कर दी गई है। एसयूवी पे जो है कि 40% है, 1500 सीसी से अधिक वाले पे। तो ये डी वाला सही बनता है आपका। आपके सामने 2 सूची हैं, इसमें एक राष्ट्रीय उद्यान है, उनकी अवस्थिति दी गई है। देखिए काजीरंगा जो कि असम के अंदर है, कुदेरमुख जो है कि कर्नाटक के अंदर है, साइलेंट वैली केरल के अंदर पड़ता है, पेंच घाटी मध्य प्रदेश में आता है, पर महाराष्ट्र के बॉर्डर के आसपास है। ठीक है, तो इसमें जो है कि स्टेट नहीं दिया गया है, वो जगह के नाम दे दिए गए हैं स्टेट के अंदर के। तो काजीरंगा असम में है। अब भाई साहब ए का 4 गोलाघाट नौगांव। ठीक है, इस देखिए प्रश्न को कैसे डिफिकल्ट बनाया जाता है, जो कि ये एग्जामिनेशन के अंदर हो रहा है काफी ज्यादा। तो काजीरंगा असम जो है कि गोलघाट गांव नौगांव के अंदर है, तो ए का 4 सही हो जाएगा। कुदरमुख जो है कि कर्नाटक के अंदर है, तो चिकमगलुरु, ठीक है, कर्नाटक में आता है, तो वहां पर है। साइलेंट वैली केरल पालघाट के आसपास हो जाएगा। और पेंच घाटी जो है नागपुर है ना, महाराष्ट्र में हो जाएगा। तो हमने कहा कि ये दोनों बॉर्डर पे आता है, पेंच घाटी मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में। तो ये ठीक है, तो ए ऑप्शन सही है। चलिए 56 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। फिर से सूची वाली प्रश्न आ गई। पुरस्कार है, विषय क्षेत्र है। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार एशिया का, जिसे नोबेल कहते हैं, पढ़ते ही आपको आ जाना चाहिए दिमाग के अंदर। तो भाई यहाँ पर 1 का सी है, एशिया का सर्वोच्च पुरस्कार। तो 1 का सी देख लेते हैं, 2 जगह है, तो अभी भी कंफ्यूजन होगी आपको। पुलित्जर पुरस्कार जो कि यूएसए का है। अगर थोड़ा सा रेमन मैग्सेसे के बारे में आपको ध्यान रखना है ना, तो ये फिलीपींस के जो राष्ट्रपति थे उनके याद में दिया जाता है। और पुलित्जर जो है कि यूएसए में। तो आपको ध्यान रखना, पुलित्जर जो है कि साहित्य पत्रकारिता और जो है कि जर्नलिज्म, लिटरेचर और म्यूजिक के लिए दिया जाता है। तो 2 का बी, तो 2 का बी एक ही में है, तो यानी बी ये सही हो जाता है। तो ये सही है। टेम्पलटन पुरस्कार जो है कि आपको ध्यान रखना आध्यात्मिक क्षेत्र में दिया जाता है। और ह्यूगो पुरस्कार जो है कि इसमें विज्ञान साइंस फिक्शंस के लिए दिया जाता है। तो ह्यूगो विज्ञान फिक्शंस के लिए, टेम्पलेटन धार्मिक स्पिरिचुअल जो रिलीजियस होते हैं उसके लिए, पुलित्जर इसके लिए, और रेमन मैग्सेसे जो है कि एशिया का सर्वोच्च है, इसे एशिया का नोबेल भी कहते हैं। बहुआयामी गरीबी के बारे में बात है ना, और जो कि एमपीआई होता है, निम्न में से किसमें जो है कि सम्मिलित किया गया है। तो मानव विकास प्रतिवेदन में है बेसिकली, जो कि यूएनडीपी और यहाँ पर जो है कि ओपीएचआई लेकर आती है। और अगर आप यहाँ पर देखें विश्व विकास प्रतिवेदन की बात करें तो ये वर्ल्ड बैंक लेके आता है। विश्व व्यापार प्रतिवेदन की बात करें तो ये डब्ल्यूटीओ से संबंधित है। तो कोई दिक्कत नहीं है इस प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 58 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 आपसे क्या कहता है कि आपके सामने कुछ संस्थान दिया हुआ है, उनका स्थापना वर्ष यहाँ पर दिया हुआ है। तो पटना कॉलेज है, प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज है, जिसे हम पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल भी कहते हैं। बिहार विद्यापीठ है, जो कि महात्मा गांधी द्वारा 1921 में बनाया गया था। तो भाई यहाँ से तीसरा का तो 1 हो जाएगा, है क्या कहीं? बिल्कुल, सी और डी में कंफ्यूज हो जाएंगे आप। बिहार स्कूल ऑफ इंजीनियर, जिसे आजकल हम इंजीनियरिंग, जिसे हम लोग एनआईटी पटना आजकल कहते हैं, ठीक है। तो ये पहला का दूसरा सही है। पटना कॉलेज जो है कि 1863 से संबंधित है। तो आपको यही सिर्फ पता है, तो आप ऑप्शन सी से इसके थ्रू जा सकते थे। और प्रिंस ऑफ वेल्स ऑफ मेडिकल कॉलेज, जिसे पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कहते हैं, वो है कि 1925 में है। और यहाँ से हमने जैसे बिहार विद्यापीठ देखते हैं, महात्मा गांधी द्वारा जो है 1921 कह दिया, तो तीसरा का 1 हो जाएगा। चौथा का 3 है। बिहार स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में 1900 के अंदर है। पटना महिला कॉलेज जो है वो 4 1940 में है। तो इसलिए सी सही माना जाएगा आपका।
आपके सामने फिर से कभी कथन कारण वाले प्रश्न आ गए कि सरल आवर्त गति सिंपल हार्मोनिक मोशन में कण की स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी चरम स्थितियों पोजीशन मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पर अधिकतम होती है। कारण है चरम स्थितियों पर कण का वेग वेलोसिटी जो है कि अधिकतम होता है। देखिए ध्यान से, चरम स्थिति पे कण का जो वेग होता है ना वो अधिकतम नहीं होता भाई, मीन पर अधिकतम होता है। यहाँ पर जो है कि चरम स्थिति पे जो है ना, कहने का मतलब ऐसे पेंडुलम जब ऐसे सबसे हाई पे जाता है थोड़ी देर के लिए रुकता है, यानी कि वहाँ पर जो वेग है वो शून्य हो जाता है और मीन पे जो है कि अधिकतम रहता है। तो ये आर गलत हो जाएगा, ए सही है। तो यहाँ से बी सही हो जाएगा आपका कि ये सत्य है, आर असत्य है। 60 में है, 2 सूचियाँ दी गई हैं, उद्योग है, केंद्र है, चीनी, कागज, सीमेंट, लौह इस्पात। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ए का 2 सही है। चीनी जो है कि महोली उत्तर प्रदेश के सीतापुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर महोली पर है, तो वहाँ पर चीनी के लिए केंद्र है। और कागज की यदि हम बात करें तो आपको चंद्रहाटी, ठीक है। और सीमेंट देखें तो सवाई माधोपुर जो कि राजस्थान में है, और लौह इस्पात देखें तो राउरकेला जो कि उड़ीसा के अंदर आता है। तो ऑप्शन बी इसके लिए सही है। हीमोग्लोबिन रक्त में ऑक्सीजन पहुंचता है, यह डैश युक्त यौगिक है। तो हीमोग्लोबिन भाई बेसिक बात है, आयरन का है, आयरन युक्त यौगिक है। तो ये छोटा सा प्रश्न है आपके लिए, आप इसको इजी की कैटेगरी में रख सकते हैं। तो 61 नंबर हो गया। 62 नंबर देखते हैं कि भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों के संदर्भ में आपसे प्रश्न है कि कंपनी डेस इंडेस ओरिएंटलेस की स्थापना लुई 14 ने 1664 में की थी और उसे भारत और प्रशांत महासागर में फ्रांसीसी व्यापार पर 50 साल का एकाधिकार दिया गया था। दूसरा में है कि कंपनी ने 1674 में भारत में फ्रांसीसी शक्ति के केंद्रीय केंद्र के रूप में पांडिचेरी में की स्थापना की। और 1697 में रिसविक की संधि ने फ्रांसीसियों को डचों के किसी भी हस्तक्षेप के बिना भारत में अपने क्षेत्रों को बनाए रखने की अनुमति दी। काफ़ी डिफिकल्ट प्रश्न, इसको आप डिफिकल्ट की कैटेगरी में रख सकते हैं। चौथा में है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने शुरुआती वर्षों के दौरान मेडागास्कर में सफलतापूर्वक स्थायी उपनिवेश स्थापित किए। यहीं से दिक्कत हो जाएगी, सफलतापूर्वक नहीं है ना, काफ़ी उनको दिक्कतें हुई थी, तो वो चौथा हमारा गलत हो जाता है। इसकी वजह से हमारे ये तीनों स्टेटमेंट जो हमने पढ़ा ये तीनों के तीनों सही हैं, केवल 3। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 63 देख लेते हैं कि आपको सही बताने हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जब तापमान बढ़ता है अर्धचालक का रोधकत्व जो होता है घटता है, जबकि चालक का रोधकत्व बढ़ता है। ठीक है, तो एक मीडियम के अंदर इसको रख सकते हैं कैटेगरी 63 का। चलिए 64 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। अभी कथन और कारण वाला है कि वाष्पोत्सर्जन रस के ऊपर उठने में सहायक होता है। वाष्पोत्सर्जन जड़ों की प्रासरणीय दाब को बढ़ाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, वाष्पोत्सर्जन जो होता है वो पत्तियों में तनाव पैदा करता है, ना कि जड़ों में प्रासरणीय दबाव को बढ़ाता है। तो आर गलत हो जाता है, ए सही है। तो बी सही हो जाता है, ए सत्य है, आर असत्य है। 65 नंबर में है कि 2010 में बंसधारा जल विवाद न्यायाधिकरण की स्थापना निम्नलिखित में से किन राज्यों के बीच जल विवाद को सुलझाने के लिए हुआ था। तो भाई 2010 का बंसधारा जो जल विवाद न्यायाधिकरण था वो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, बंसधारा एक नदी है जो कि उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में बहती है और उसमें विवाद हो गया है दोनों स्टेटों के बीच। तो उसके लिए 2010 में एक विवाद न्यायाधिकरण बना था उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। 66 नंबर में है कि आर्थिक विकास से संबंधित जननांकीय संक्रमण निम्न अवस्थाओं पर विचार करें। पहला में उच्च जन्म दर के साथ निम्न मृत्यु दर, दूसरा में निम्न दर के साथ निम्न मृत्यु दर, तीसरा में है उच्च जन्म दर के साथ उच्च मृत्यु दर। उपरोक्त अवस्थाओं में क्रम आपको बताना है। तो भाई साहब देखिए, आर्थिक विकास से संबंधित जननांकीय संक्रमण को अगर हम देखें तो सबसे पहले उच्च जन्म दर होता है और साथ ही उच्च मृत्यु दर होती है। फिर जो है कि उच्च जन्म दर रहता है और निम्न मृत्यु दर होने लगती है। इस कंडीशन में पॉपुलेशन ग्रोथ होता है और दूसरे के अंदर फिर से निम्न जन्म दर हो जाता है, निम्न मृत्यु दर हो जाता है, इसमें डेवलप हो जाते हैं। तो ये तीसरा 1 और बी के अंदर जो है कि तीसरा सबसे पहले 1 और 2 आएगा, तो ये सही माना जाएगा आपका। चलिए 67 नंबर प्रश्न देखते हैं कि 2 अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर 10 मीटर की दूरी पर खड़े हैं। ठीक है, अंतरिक्ष यात्री ये जो है अंतरिक्ष यात्री बी को ओर चिल्लाता है, आवाज़ लगाता है उसकी तरफ और साथ ही एक प्रकाश लाइट सिग्नल भेजता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। काफ़ी बढ़िया प्रश्न है, इसको आप गुड प्रश्न की कैटेगरी में रख सकते हैं। तो भाई साहब देखिए, प्रकाश जो होता है ना वो लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, उनको वो वैक्यूम के अंदर भी ट्रेवल कर लेती हैं। तो अंतरिक्ष यात्री ए से भेजा गया प्रकाश संकेत अंतरिक्ष यात्री बी तक पहुंचेगा, परंतु ध्वनि नहीं पहुंचेगी। क्यों? क्योंकि ध्वनि निर्वात में ट्रेवल नहीं करती। ध्वनि को ट्रेवल होने के लिए क्या चाहिए? मीडियम की जरूरत होती है। इसीलिए तो कहते हैं कि ध्वनि का वेग जो होता है वो स्टील के अंदर, मतलब जो ठोस वस्तुएं होती है उनके अंदर
अधिक होता है ना, कंपेयर टू लिक्विड, कंपेयर टू गैस, तो इस तरह की सारी बातें आप करते हैं, तो इसका मतलब यहाँ से लॉजिक बैठा सकते थे कि ध्वनि के लिए भाई माध्यम की आवश्यकता होती है, तो यहाँ से बी आपका सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन नहीं पढ़े क्योंकि थोड़ा समय लग रहा है वीडियो के अंदर, तो देखते हैं आगे। वीडियो इस तरह से काफ़ी बड़ा हो जाएगा, आप पढ़ जरूर लीजिएगा। भारत की निम्नलिखित झीलों में से कौन असम में स्थित है? भाई हमीरस झील जो है वो गुजरात में है, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है, चपनाला झील असम के अंदर है, और सला झील जो है अरुणाचल प्रदेश में है। तो आपको असम में बताना है, तो असम में चपनाला झील है। 69 में है कि किस भारतीय ओपनर ने बीसीसीआई पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में के लिए चुना गया? स्मृति मंदाना, करंट अफेयर का प्रश्न है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 70 नंबर देखते हैं कि भारत में पंचायतों के बारे में निम्नलिखित पर विचार करना आपको। तो 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों में मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन का जो विकल्प न करने का विकल्प दिया गया, बिल्कुल ठीक बात है, ये पहला एकदम सही है जी। अगर 20 लाख से कम जनसंख्या है ना, तो जो पंचायत समिति बनाया जाता है ना, एक ग्राम पंचायत होता है, पंचायत समिति होती है, और जो जिला परिषद बनाए जाते हैं डिस्ट्रिक्ट स्तर पे, तो बीच वाला बनाने की जो है बात नहीं कही जाती है यदि मध्यवर्ती स्तर पर यदि जनसंख्या 20 लाख से कम है तो। ये 43B में है, कोई भी व्यक्ति जो 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका है पंचायत सदस्य के रूप में चुने जाने के पात्र है, बिल्कुल ठीक है। 243F के अंदर है ये अनुच्छेद के अंदर, ठीक है। भारतीय संविधान में पंचायतों से संबंधित प्रावधान केंद्र शासित प्रदेश पर लागू नहीं होते, ऐसा कब हो गया? 243L में है, तो ये तीसरा गलत हो जाता है। 1 और 2 आपके सही है, हमको सही बताने थे, ठीक है। ये तीसरा तभी सही हो जाएगा जब तक कोई राष्ट्रपति ऐसा विशेष कोई छूट नहीं दे देते हैं, तो तीसरा आपका गलत माना जाएगा। 71 नंबर में है, एक तरफ त्योहार है, दूसरी तरफ आपके राज्य दिए गए हैं। तो म्योको उत्सव है, किस राज्य में है? चपचारकूट है, सिकेरनी है, और संगाई है। तो संगाई हिरण, तो संगाई हिरण के नाम से आपको एकदम बिल्कुल तुरंत ही आपको गेस कर लेना कि भाई 4 का तो बी ही होगा, मणिपुर। संगाई हिरण मणिपुर, बिल्कुल, तो 4 का बी हो जाएगा। तो 4 का बी सिर्फ एक ही जगह है, ऑप्शन ए में, तो इससे ही आप इसको सही कर सकते थे, बाकी नहीं भी पता है तो बाकी देख लेते हैं। सिकेरनी जो है कि आगामी जो नागा ट्राइब होती है उनके द्वारा ये मनाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो तीसरा है उसका नागालैंड हो जाएगा। चपचारकूट जो है कि झूम खेती के संदर्भ में होता है, मिजोरम में बसंत ऋतु में ये सब करते हैं लोग, ठीक है। तो चपचार के लिए मिजोरम सही हो जाएगा, ऑप्शन सी में। और म्योको जो उत्सव होती है अरुणाचल प्रदेश आपातानी ट्राइब इसको मनाती है। चलते हैं 72 नंबर प्रश्न पे कि गुहिलोतो, सिसोदिया, राठौर और गुहिलोतो या सिसोदिया जिन्हें हम कहते हैं, राठौर और कछवाहों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। काफी डिफिकल्ट प्रश्न है, आप ऐसे प्रश्न नहीं देखते हैं। तो गुहिलोतो ने चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाकर मेवाड़ पर शासन किया। राठौर वंश की सवाई जय सिंह मुगलों के अधीन एक उच्च पदस्थ कुलीन थे। कछवाहों के मान सिंह अकबर के एक विश्वसनीय सेनापति थे। सिसोदिया वंश के महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर के विरुद्ध युद्ध लड़ा, और कछवाहों के जसवंत सिंह एक खगोल शास्त्री भी थे। सही है, काफी कंफ्यूजन है। पहला सही है कि गुहिलोतो के ने चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाकर मेवाड़ पर शासन किया, बिल्कुल ठीक बात है ये। राठौर वंश के सवाई जयसिंह मुगलों के अधीन एक उच्च पदस्थ कुलीन थे, तो ध्यान रखना है सवाई जयसिंह जो थे वो कछवाहा वंश से थे, तो दूसरा इनकरेक्ट हो जाता आपका। तो दूसरा इनकरेक्ट होगा तो ए नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता। 1 3 4 यहाँ पर है, 1 3 4 यहाँ पर है, तो 1 3 4 तो ऐसे ही सही हो जाएंगे, पांचवा पढ़ने की जरूरत है। तो कछवाहों के जसवंत सिंह एक खगोल शास्त्री भी थे, तो बिल्कुल गलत बात हो जाएगी। कछवाहों के यहाँ पर देखा था आपने कि कछवाहों में हमने कहा था कि सवाई जयसिंह थे जो मुगलों के अधीन एक उच्च पदस्थ थे, तो कछवाहों के ही थे सवाई जयसिंह जो कि एक खगोल शास्त्री थे। जसवंत सिंह की बात करें वो राठौर वंश के थे, तो पांचवा में बड़ी कंफ्यूजन है, ठीक है। पर 1 3 4 की वजह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। 73 नंबर में देखते हैं, सूची फर्स्ट है, सूची सेकंड है। आपको एक ही सिर्फ पता होगा इसमें भी ना, तो आप इसको कर सकते थे। देखिए 11 टोटल जो है कि आपके सामने मौलिक कर्तव्य दिए गए थे, और 11वां लास्ट में जोड़ा गया था, शुरुआती में 10 ही थे, है ना। आप बता सकते हैं कौन से संविधान संशोधन से 11वां जो है कि हमारा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? स्वर्ण सिंह समिति थी, 1976 की बात है, 42वां संविधान संशोधन हुआ, जुड़ा था, इमरजेंसी का टाइम पीरियड था, तो वो सारी बातें आप जानते हैं। तो 51A जो है जिसमें 6 से 14 वर्ष के बीच अपने बच्चों को शिक्षित करने की बात थी, तो इसमें से सी का 1 हो जाएगा जो कि बी में ही सिर्फ है, तो इसलिए आप सीधे आंसर को अप्रोच कर सकते थे, बाकी अगर नहीं भी पता है तो ए का 2 है। 51 का ए का अगर सी देखें तो भारत की संप्रभुता अक्षुण्ण रखना है। अभी में देखें तो 51AF के अंदर है कि आपको तीसरा हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना है। सी देखें कि अनुच्छेद 51A को देखें तो हमने बता ही दिया, अनुच्छेद 51AI को देखें तो सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा की बात है, तो बी सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे। तो एक अति क्रांतिक द्रव
तब बनता है जब किसी पदार्थ को उसके क्रांतिक ताप से ऊपर गर्म किया जाता है। ऑप्शन सी इसके लिए सही है। अतिक्रांतिक द्रव का मतलब होता है जहां गैस और तरल के बीच अंतर खत्म हो जाता है। ठीक है ना, आपका ये ऑप्शन सी सही है। 475 में है कि संवैधानिक और शैक्षिक सुधारों के प्रति लॉर्ड डलहौजी के जो दृष्टिकोण थे 19वीं शताब्दी में के मध्य में ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति में निम्नलिखित में से किस व्यापक प्रवृत्ति को प्रतिबिंबित किया जाता है। तो भाई सीमित उदार सुधारों के माध्यम से साम्राज्यवादी जो इंपीरियलिज्म की बात है, नियंत्रण का सुदृढ़ीकरण। ठीक है, जैसे वुड डिस्पैच टाइप की चीजें ला रहा था, तो इस प्रकार का सीमित उदार सुधार कर रहे थे और इसके माध्यम से इंपीरियलिज्म को वो लोग बढ़ावा दे रहे थे। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा इसके लिए। 76 में एक निम्नलिखित में से ग्लाइकोलिसिस के बारे में कौन सा कथन सही है। तो ग्लाइकोलिसिस जिसे श्वसन का हम पहला चरण कहते हैं, जिसमें ग्लूकोज टूटकर ऊर्जा देता है और ये साइटोप्लाज्म में होता है। इसे ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? बिल्कुल नहीं, इसको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, ये गलत हो जाता है अपना। ये साइटोप्लाज्म होता है, यही सही है। माइटोकॉन्ड्रिया में होता है? नहीं, साइटोप्लाज्म में होता है, तो बी ये सही है। ये सीधे कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, तो ये साइटोप्लाज्म में होता है, ऑप्शन बी सही है। आ जाते हैं 77 नंबर प्रश्न देखते हैं। आपके सामने दो सूची है, काली क्रांति है, नीली क्रांति है, सफेद क्रांति है, हरित क्रांति है। तो भाई हरित क्रांति सीधे खाद्य फसल से जुड़ जाएगा, जिसमें राइस व्हीट की बात अब करते हैं। उसके अलावा सफेद क्रांति देखें, व्हाइट रेवोल्यूशन, तो दूध से संबंधित है, तो सी का 1 हो जाता है। सी का 1 एक ही जगह है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा यहाँ से। तो अगर नीली क्रांति की बात अगर हम कर ले, तो ये जो है कि मछली से संबंधित है, नीला पानी होता है तो नीले मछली, ऐसे टाइप की चीजें कर सकते थे आप। काली क्रांति की बात करें तो ये पेट्रोलियम से संबंधित, क्रूड ऑयल काला होता है तो पेट्रोलियम वगैरह, इससे आप अंदाजा लगा सकते थे। चलिए 78 नंबर देखते हैं कि कौन से भारतीय अमेरिकी ट्रम्प 2.1 कैबिनेट के हिस्सा हैं। तो कश्यप काश पटेल की बात करें तो ये FBI के डायरेक्टर हैं। ठीक है, तो FBI के ये जो है कि डायरेक्टर रहे हैं कश्यप काश पटेल। और हरमिंद ढिल्लो की बात करें तो ये वकील हैं, तो ये भाई ट्रम्प 2.1 कैबिनेट का हिस्सा नहीं है। डॉक्टर जय भट्टाचार्य की बात करें तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के प्रमुख रहे हैं, तो केवल 1 और 3 जो होगा आपका सही हो जाएगा, वो हिस्सा रहे हैं ट्रम्प 2.1 कैबिनेट के। 79 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। भारत के में निम्नलिखित जलप्रपातों वाटरफॉल्स में कौन गोवा में स्थित है। तो दूध सागर जलप्रपात जो है कि गोवा में है। धुआंधार जलप्रपात की बात करें तो ये मध्य प्रदेश में है। लैंडसिंग की बात करें मेघालय में है। नोखाली कई की बात करें ये भी मेघालय में है। अनुवांशिक जो जेनेटिक्स होता है के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो ग्रेगर मेंडल को जाना जाता है अनुवांशिकी का जनक। ठीक है, जेनेटिक्स का कोई दिक्कत नहीं है। मटर का पौधा 9th का, वो अगर आप पढ़ते हैं तो 10th का पढ़ते हैं तो वैसे पता चल जाता है। भारत में जो है कि रीट क्षेत्राधिकार, रीट जुरिडिक्शन के बारे में वाक्यों पर आपको विचार करने हैं। पहले के अंदर है कि रीट क्षेत्राधिकार मूल क्षेत्राधिकार का एक रूप है और अपीलीय क्षेत्राधिकार नहीं है। बिल्कुल ठीक है। आर्टिकल 32 और 226 को देखें तो आर्टिकल 32 के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हैं। 5 प्रकार के रीट होते हैं, हेबियस कॉर्पस, सर्सरी प्रोहिबिशंस, है ना, इस प्रकार का सुओ मोटो। और 226 के माध्यम से हाई कोर्ट जाते हैं, तो बिल्कुल ठीक है कि ये एक फंडामेंटल के अंदर आता है और इसे उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय जारी कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, दोनों ही सही है। पौधों में जल का परिवहन मुख्य रूप से किस ऊतक के माध्यम से होता है, तो जाइलम के माध्यम से। जल और मिनरल्स जो है कि जाइलम से, और फ्लोएम जो है कि भोजन के लिए होता है रिस्पॉन्सिबल। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो शुरुआत में व्यापारिक संस्था थी, धीरे धीरे विभिन्न तरीकों से भारतीय क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया और यह नीति लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू की गई थी। ठीक है, जिससे भारतीय शासकों को व्यापक आक्रोश फैल गया। तो भाई व्यपगत का सिद्धांत था, हड़प नीति थी, जो कि आप देखते हैं कि 1648 से लेके 1848 से लेकर 1856 के बीच डलहौजी की नीति थी। तो हड़प नीति ब्रिटिश क्षेत्रों का विस्तार करने के लिए लागू की गई थी। बिल्कुल ठीक है, सतारा वगैरह को आप देखते हैं। ठीक है, और कारण इसने अंग्रेज को बिना किसी प्रत्यक्ष पुरुष उत्तराधिकारी के, भाई ठीक है ना, जिसके घर में जो लड़का उड़का नहीं है तो उसके राज्यों को अपने में मिलाने की अनुमति देता था। ठीक है ना, तो ये दोनों सत्य हैं, RA की सही व्याख्या करता है। चलिए 84 नंबर पे आ जाते हैं कि फ्लोएम परिवहन में दाब प्रवाह परिकल्पना को निम्नलिखित में से सबसे अच्छा समझाता है। ये है स्रोत और सिंक के बीच प्रासरणीय दाब का अंतर। H2O + C है, मिलकर बनता है H2 + CO। इसी को हम लोग वाटर गैस या सिन गैस कहते हैं। तो उपरोक्त अभिक्रिया निम्नलिखित का उदाहरण है, तो जल गैस अभिक्रिया है। यहाँ पर कुछ लोग जिब्राल्टर नाटा प्रक्रिया कह रहे हैं। भाई साहब ये प्लास्टिक बनाने की विधि होती है, तो ठीक है देख लीजिएगा, जल गैस अभिक्रिया है। 86 नंबर देखते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का द्रव मोजेइक मॉडल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो सिंगर और निकोलसन के द्वारा 1972 में जो है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का द्रव मोजेइक मॉडल इस्तेमाल कर प्रस्तावित किया गया था। अगर वाटसन और क्रिक की बात करें तो ये डबल हेलिक्स DNA से जुड़े हुए चीज़ें बताते हैं। रॉबर्ट हुक की बात देखें तो ये 1665 में सबसे पहले कोशिका की खोज की, डेड सेल की, है ना, कॉर को, सब सारी चीज़ें आप पढ़ते हैं।
9th का जो साइंस का किताब है ना, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और 87 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि मेंडल की अनुवांशिकी जेनेटिक्स का जनक कहा जाता है। अभी हमने देखा था तो ये सही हो जाएगा। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है कि प्रत्येक गैमेट एक लक्षण के लिए 2 एलील प्राप्त करते हैं। नहीं भाई, एक एलील, तो दूसरा हमारा गलत हो जाता है। सही बताना है तो अब हमारा ना सी हो सकता और ना ही डी हो सकता। पहला सही है। देखते हैं यहाँ पे मोनो हाइब्रिड क्रॉस, जिसको एक संकरित संक्रमण भी कहते हैं, F2 फिनोटाइप अनुपात 3:1 है, जो कि पहले हमने प्रश्न देखा था, ऐसा एक पूछा गया था, ठीक है ना। तो तीसरा सही हो जाता है, दूसरा सही हो जाता है, तो आपका जो है कि ए सही होगा। चौथा गलत इसलिए है कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट और सीमेंट का नियम केवल विभिन्न गुणसूत्रों में उपस्थित लक्षणों के लिए कार्य करता है, केवल कोई से गलत है। चलते हैं 88 नंबर प्रश्न पे। आपके सामने कथन और कारण वाले हैं कि बिहार देश का एक पिछड़ा राज्य है। कारण है कि यहाँ के विकास स्तर में क्षेत्रीय असमानताओं को चिन्हित होता है। तो भाई साहब ठीक है, विकास बिहार जो है कि एक पिछड़ा राज्य तो है, पर इसका कारण है कि विकास स्तर पर क्षेत्रीय असमानता चिन्हित होती हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हैं। इसके लिए राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, ऐतिहासिक, इस प्रकार की जो है कि चीज़ों को आप चिन्हित कर सकते हैं, ठीक है। तो ए और आर दोनों सही हैं, पर आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। इस तरह से आप इसका आंसर कर सकते हैं। 79 नंबर प्रश्न है, 89 नंबर, सॉरी 89। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने जोधपुर में 11 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किस महान व्यक्तित्व के स्मृति में किया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। 8 दिसंबर 2024 का ये करंट अफेयर है। किसी ने 90 नंबर है कि किसी भी राजनीतिक दल को भारत में राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के निम्नलिखित में से कौन सी शर्तें वैध है? 10वीं का अगर आप एनसीईआरटी देखें, वहाँ पे सीधी सीधी बात आपको देखने को मिल जाएगी। सही बताने हैं भाई साहब। पार्टी को लोकसभा या राज्यसभा राज्य विधानसभा चुनाव में 4 या अधिक राज्यों में कम से कम 6% वोट मिले हों और एक से अधिक राज्य में लोकसभा में कम से कम 4 सीटें हासिल की। बिल्कुल ठीक है ये। दूसरा, पार्टी ने कम से कम 3 राज्यों में लोकसभा की कुल सीटों का 2% जीता हो। ये भी ठीक है, ठीक है। तीसरा है कि पिछले लोकसभा में आम चुनाव में पार्टी ने किसी एक राज्य में आवंटित प्रत्येक 25 सीटों में से कम एक सीट जीती हुई। भाई बिल्कुल गलत हो जाता है भाई। अभी देखे तो 3 राज्य और 543 का 2% अर्थात 11 सीट की बात है, जो कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ठीक है। चौथा जो है कि पार्टी को 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो। बिल्कुल, वो तभी वो नेशनल पार्टी भी बन जाएगी। तो 1, 2 और 4 आपको ध्यान रखना, ये कंडीशन वो फॉलो करती है, तो वो जो है कि राष्ट्रीय पार्टी बन सकती है। तो बी आपका सही हो जाएगा। अस्थायी परजीवी है, तो भाई ध्यान रखना है। अस्थायी परजीवी, परजीवी होते हैं जो दूसरे पर डिपेंड होते हैं अपने भोजन के लिए। पैरासाइट जिसे आप कहते हैं। तो होस्ट के शरीर की सतह पर रहते तो हैं, स्वतंत्र रूप से रहते हैं, लेकिन अवसर आने पर परजीवी बन जाते हैं। केवल भोजन के लिए होस्ट के पास आते हैं। बिल्कुल अस्थायी है ना, तो भोजन के लिए होस्ट पे आएंगे फिर चले जाएंगे, है ना। मच्छर, खटमल, जो किस टाइप की चीज़ें कह सकते हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये। 91। आ जाइए 92 पे आ जाता है कि निम्नलिखित शब्द किस इतिहासकार के लिखे हैं? भाई इतने बड़े शब्द हैं, देख लीजिए। किसी भी देश के इतिहास में युगों की परिभाषा और सीमांकन समयाग्रस्त मुद्दे हैं। भारत के मामलों में यह विशेष रूप से इसलिए रहा क्योंकि हमारे इतिहासकारों ने जो शुरू से ही अंग्रेज थे, यूरोपीय अनुभव से प्राचीन या मध्यकालीन या आधुनिक के अत्यंत अनुपयुक्त प्रतिमान को उधार लिया है और 3 अन्य युगों हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश आविष्कार करके मामले को जटिल बना दिया है। भाई साहब देखिए, इसमें मुझे डाउट है, सुमित सरकार की बात है या बिपिन चंद्र की? आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए, ठीक है। और हमें भी थोड़ा जागरूक करिए। आप लोग वीडियो पर कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है, कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा, ठीक है। 93 देख लेते हैं कि किस वैज्ञानिक ने स्वतंत्र रूप से कार्य किया और डार्विन के समान निष्कर्ष पे पहुंचे? तो अल्फ्रेड रसेल वालेस के नाम आता है। ऑप्शन बी इसके लिए सही है। करकोटा राजवंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। तो दुर्लभ वर्धन, जिन्हें प्रज्ञादित्य के नाम से भी जाना जाता है, इस राजवंश के संस्थापक थे। ललितादित्य मुक्तापीड ने तुर्कों को हराया और अनंतनाग में मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण कराया। ब्रजदित्य के शासनकाल में दक्कन में क्षेत्रीय विस्तार हुआ। जयपीड ने अत्यधिक कर लगाए, जिससे उनका शासन कमजोर हो गया। तो भाई जयपीड के बारे में बात सही है, कर लगाए, शासन कमजोर हो गया, सही है। ऐसे प्रश्न आप जनरली देखते नहीं है। हिस्ट्री में काफ़ी ये डिफिकल्ट प्रश्न पूछा है इन्होंने इस बार, जैसे यूपीएससी करता है हिस्ट्री के प्रश्न बन भी नहीं करेंगे आपसे, ठीक है। तो यहाँ पर है, सॉरी यहाँ पर देखेंगे तीसरा में ब्रजदित्य लिखा था कि शासनकाल में दक्कन में क्षेत्रीय विस्तार हुआ। नहीं, आपने ललितदित्य मुक्तापिंड अभी यहाँ पर देखा, उन्होंने मार्तंड में सूर्य मंदिर का निर्माण कराया, तो और तुर्कों को भी हराया, तो ये काफ़ी विस्तार के लिए जाने जाते हैं तक क्षेत्रों में। ब्रजदित्य नहीं, तो तीसरा गलत हो जाता है, ठीक है। दूसरा सही है और जो है कि पहला सही है। तो 1 सही है, 2 सही है और 4 भी सही है आपका।
ठीक है। संस्थापक दुर्लभ वर्धन थे, तो ऑप्शन डी सही हो जाता है। 95 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक प्रकाश संश्लेषण के में मुख्य रूप से शामिल होता है? ठीक है, क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल, क्लोरोफिल ए, कैरोटीन। भाई साहब देखिए, मुख्य रूप से अगर ये वर्ड मिस कर दिया ना तो आंसर मिस कर देंगे। मुख्य रूप से क्लोरोफिल ए होता है, सहायक वर्णक के रूप में क्लोरोफिल बी होता है, जेंथोफिल होता है, कैरोटीन होता है। तो हमारी जो समझ है, ठीक है, अब तो बीपीएससी आंसर की देगा तो आप ऑफिशियली जान पाएंगे, लेकिन मेरी जो समझ है उससे क्लोरोफिल ए आपका आंसर बनता है। 96 नंबर है कि शिशु, तरुण तथा किशोर नामित उपक्रम संबंधित है, मुद्रा बैंक से संबंधित है। ऑप्शन डी इसके लिए सही है। देखिए, पीएम मुद्रा योजना के तहत जो है कि शिशु, तरुण तथा किशोर नामित उपक्रम शुरू किए गए थे, जिसमें शिशु को जो है कि 50,000 तक का लोन, तरुण 50 से लेके 5 लाख तक का लोन, किशोर को 5 से 10 लाख का लोन। तो पीएम मुद्रा योजना के तहत मुद्रा बैंक से संबंधित है ये चीज़ें। 97 में नहपान के समय महाराष्ट्र में सुमण और कृषपान के बीच विनिमय दर क्या थी? तो ये 1:10 थी। ठीक है, अब इस प्रश्न को थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, जो कि मुझे लगता है 1:10 था। तो अगर पश्चिम क्षत्रप की अगर हम बात करें, तो एक शक शासन नहपान के शासनकाल में महाराष्ट्र के क्षेत्र में स्वर्ण सोने के सिक्के और कृष्णापाण चांदी के सिक्के के बीच विनिमय दर क्या थी? इस पे जो प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है वो शक शासन के शासक के समय काल का है, वेस्टर्न क्षत्रप पे। तो ये प्राचीन भारतीय मुद्रा प्रणाली जो कि नुमिस्मेटिक है, काफ़ी डीप प्रश्न है भाई, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर हमें बताइएगा इसका आंसर आपको क्या लगता है। 1:10 हमने, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, न्यूजीलैंड के बे ऑफ प्लेंटी में स्थित आंशिक रूप से डूबे ज्वालामुखी को अत्यधिक अशांति के दौर से गुजर रहा है, उसे वखारी के अलावा किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो देखिए, न्यूजीलैंड के बे ऑफ प्लेंटी के बारे में अगर हम बात करें तो आंशिक रूप से डूबा हुआ एक ज्वालामुखी है, इन दिनों जो है कि अशांति के दौर से गुजर रहा है, और इसका जो स्थानीय माओरी नाम है वो है वहकारी। ठीक है, इसके अलावा अंग्रेजी किस नाम से जानते हैं? तो आपको ध्यान रखना है, इसका जो है कि वाइट जो है कि आइलैंड के नाम से जानते हैं इसको हम। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसके लिए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आप भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, आप देखेंगे कैप्टन जेम्स कुक ने 1769 में इसकी खोज की थी, और इसके ऊपर हमेशा मंडराने वाले सफ़ेद धुएं और भाप के कारण इसे वाइट आइलैंड भी कहा जाता है। तो ये सी हमारा सही है इसके लिए। 99 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि कीटों के अपूर्ण कायांतरण, मेटा जो मॉर्फोसिस होता है, चरणों का सही क्रम क्या है? भाई, कीटों का अपूर्ण कायांतरण पूछा जा रहा है। तो देखिए, अगर पूर्ण कायांतरण होता है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस की बात करता है, तो कीट 4 अलग अलग चरणों से गुजरता है। जैसे अंडा होता है सबसे पहले, फिर लार्वा, फिर प्यूपा होता है, फिर उसके बाद से एडल्ट होता है, जिसमें जैसे बटरफ्लाई, मक्खी वगैरह के अंदर होता है। अगर वहीं पर अगर आपसे अपूर्ण की बात करें, ये इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस की बात करें, तो यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, एक से सीधा निम्फ होता है, फिर वयस्क हो जाता है। तो ये आपसे अपूर्ण पूछा जा रहा है, तो अंडा से निम्फ और वयस्क, तो ऑप्शन बी इसके लिए सही होगा। चलिए लास्ट प्रश्न की अगर हम बात कर ले, है ना, तो अकबर के नवरत्नों के संदर्भ में ये प्रश्न है। आपके सामने व्यक्ति हैं, उनके पद दिए गए हैं। तो फैजी एक फारसी कवि और अनुवादक थे। अबुल फजल आईन अकबरी, बिल्कुल ठीक बात है। राजा टोडरमल गृह मंत्री नहीं थे, वित्त मंत्री थे। दहसाला प्रथा, इनके बारे में आप सुनते हैं। तीसरा गलत हो जाता है, डी नहीं होगा, बी नहीं होगा। राजा मानसिंह सेना अध्यक्ष थे। तानसेन महान संगीतकार और सांस्कृतिक हस्ती थे। तो 1 2 4 5 सही हो जाता है। अब्दुल रहीम खाने खाना, ये वित्त मंत्री नहीं थे, जैसे कि वित्त मंत्री कौन थे? राजा टोडरमल थे। ये बेसिकली सेनापति और कवि माने जाते हैं। ठीक है, तो 6 गलत है, 3 गलत है, बाकी सब सही हो जाते हैं, तो हमारे ये सही हो गया। देखिए, इस तरह हमने जो है कि टोटल आप सभी के लिए 100 प्रश्नों की चर्चा कर दिया है। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताइए, है ना, और हमारे सारे वीडियो को चेकआउट करिए और देखेंगे। इसी तरह जो है कि 17 तारीख का जो पेपर होगा उसका भी आएगा, और 20 तारीख का जो पेपर होगा उसका भी हम वीडियो लेकर आएंगे। और जो लैंग्वेज का पेपर है ना, उसकी भी एनालिसिस इस वीडियो पर हम डालेंगे। और मैं जो ये जनरल अवेयरनेस का पेपर है, मैथ और रीजनिंग जिसमें आने वाले हैं, उसकी भी एनालिसिस हम लेकर आएंगे। तो ठीक है, तो 3 पेपर और 3 पेपर, टोटल 9 पेपर आएंगे। तो आप वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपका सबको नोटिफिकेशन मिल जाए। और आप यदि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो ज़रूर इसको देखिएगा। ठीक है, क्योंकि एकदम उसी के पैमाने पर ये बेस्ट पेपर है। ठीक है, काफ़ी डिफिकल्ट की कैटेगरी में है पेपर। ठीक है, थोड़ी बहुत जो भी चीज़ें मिस्टेक हुई हैं, गलती हुई हैं, ठीक है, उसको आप कमेंट सेक्शन में हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।